सो ये व्हाट्सएप फैमिली, आज हम रिवाइज करने वाले हैं केमिस्ट्री का अपना पहला वाला सप्ताह क्लास 12 का, जो सप्ताह नंबर 1 इसका नेम है सॉल्यूशन। तो इस सप्ताह को रिवाइज करते हैं 5 शब्द के अंदर। ओके, तो सबसे पहला नाम से पता लग रहा है कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो जो सॉल्यूशन होता है एक होमोजेनियस मिक्सर होता है। ये सॉल्यूशंस है। ओके, सॉल्यूशंस इज ए होमोजेनियस मिक्सर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। ओके, तो सबसे पहले देखो उसमें मैंने क्या बात की, एक होमोजेनियस मिक्सर होता है, उसको ये बताने होता है, लेकिन टू और मोर कंपोनेंट्स मतलब दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स बनता है। अगर सबसे कम दो कंपोनेंट्स से एक सॉल्यूशन बन सकता है। और इन दिस चैप्टर हम लोग सिर्फ बाइनरी यानी कि दो कंपोनेंट्स वाले होमोजेनियस मिक्सर यानी कि सॉल्यूशन के बारे में बात करें। तो बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर में। ओके, तो बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? बाइनरी सॉल्यूशन का दो कंपोनेंट क्या क्या होता है? एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट होता है मोर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं एक बाइनरी सॉल्यूशन में, और जो सॉल्यूट होता है वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। यानी कि अगर मैं इधर बात करूँ वाटर एंड सॉल्ट की, अगर मैं बाइनरी मिक्सर यानी कि बाइनरी सॉल्यूशन की बात करूँ, तो ये जो वाटर इसमें ऐड करूँगा मैं, तो ये क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा अपना सॉल्वेंट। ओके, और इसमें अगर मैं नमक ऐड करूँ यानी कि सॉल्ट ऐड करूँ, यहाँ पे मैं NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड सॉल्ट ऐड करूँ, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सॉल्यूट, क्योंकि ये लेस नंबर में प्रेजेंट है। H2 जो है वाटर वो मोर नंबर में प्रेजेंट है। ओके, सॉल्यूट सॉल्वेंट। तो अब हम अगर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट करेंगे तो जो नेमिंग सॉल्यूट को हम लोग 2 नंबर देते हैं, सॉल्वेंट को 1 नंबर, क्योंकि सबसे ज़्यादा सॉल्वेंट प्रेजेंट है सॉल्यूट। तो अगर बाइनरी सॉल्यूशन में एक बाइनरी सॉल्यूट अपने को एक सॉल्यूशन मिल जाएगा, कैसे सिंपली कहे तो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट ऐड करने से। ओके, तो कैसे हम लोग एक सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट को पहचान सकते हैं? पहला इधर लिख लो, हाउ टू आइडेंटिफाई सॉल्वेंट। तो सबसे पहले मास देख लो, मास जिसका ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा। अगर मास नहीं दिया गया होगा तो मोल निकाल देना, मोल निकालोगे तो भी जिसका ज़्यादा मोल आएगा वो सॉल्वेंट होगा, जिसका कम मोल होगा वो सॉल्यूट होगा। ओके, तो बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में बात कर ली। ओके, तीन अगर देखो एक सॉल्वेंट और दो सॉल्यूट होगा, उसको हम लोग ट्राइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे, लेकिन इस सप्ताह में हम लोग सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बैठे अभी। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक होगा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। इसको हमने क्लास 11 का जो सप्ताह था, सप्ताह नंबर 1, उसमें भी पढ़ा था, हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और इसमें हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे सब कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को लेके पढ़ेंगे। ओके, जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होते हैं ये डिफाइन करते हैं हम लोग, डिफाइन विथ रेस्पेक्ट टू सॉल्यूट। ओके, सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। तो पहला जो टर्म होगा कॉन्सेंट्रेशन टर्म का होगा परसेंटेज कंपोजिशन, सिंपली परसेंटेज कंपोजिशन लिखा जाता है। तो ये 4 टाइप्स हो सकते हैं, 4 टाइप का परसेंटेज कंपोजिशन आपको देखने को मिलता है। मास बाय मास, या फिर और इसको बाई मास बोल देते हैं हम लोग, बाई मास। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और इसको सिंपली बाई वॉल्यूम बोल दिया जाता है। मास बाय वॉल्यूम इसको हम लोग बोलते हैं, और मास बाय वॉल्यूम देना था अपना वॉल्यूम बाय मास। ओके, इसको वॉल्यूम बाय मास बोलता है। ये 4 परसेंटेज कंपोजिशन होते हैं अपने पास। तो एक एक करके अच्छे से हम लोग सभी को पढ़ते हैं। तो मान लो एक रिएक्शन हो रहा है A + B, मतलब एक बाइनरी सॉल्यूशन बन रहा है। ओके, एक सॉल्यूट है, B एक सॉल्वेंट है, फिर उल्टा एक सॉल्वेंट है, B एक सॉल्यूट है। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं बाई मास परसेंटेज कंपोजिशन को। ओके, तो सबसे पहले अगर बाई मास में वही मतलब मास बाय मास ऑफ A मुझे निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ A डिवाइडेड बाई टोटल मास, यानी कि मास ऑफ A + मास ऑफ B इंटू 100%। ओके, तो यही फॉर्मूला होता है परसेंटेज कंपोजिशन का। नेक्स्ट B में हम लोग देखते हैं बाई वॉल्यूम। तो अगर बाई वॉल्यूम ऑफ A निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ A अपने वॉल्यूम ऑफ टोटल इंटू 100% कर दूँगा मैं। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो अगर मैं इधर इसमें एग्जांपल लेके एक सेंटेंस बोलो, इसका मीनिंग क्या होगा आप लोगों को बोलना है। ओके, तो सेंटेंस है 20% CL aqueous सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है? 20% बाई मास HCl aqueous सॉल्यूशन। इसका मतलब यह है कि मास बाय मास है, यानी कि 20 ग्राम HCl इन परसेंटेज कंपोजिशन में है ये, एंड मास बाय मास है, ये भी मास में आएगा 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, इसका मीनिंग है कि 20 ग्राम HCl है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। नेक्स्ट अगर इधर में एग्जांपल लेके यही सेम चीज बोल 20% बाई वॉल्यूम HCl एक्वस सॉल्यूशन। इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग ये होगा कि 20, इस बार देखो, इस बार किसमें वॉल्यूम में है ना दोनों, तो 20 ml HCl इन 100 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन परसेंटेज कंपोजिशन टर्म जो है अपना मास बाय वॉल्यूम। तो मास बाय वॉल्यूम अगर A का निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा? मास ऑफ A प्लस टोटल वॉल्यूम इंटू 100%। तो इसमें अगर मैं एक सेंटेंस बोल दूँ 20% HCl मास बाय वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा परसेंटेज कंपोजिशन में दिया है एंड मास बाय वॉल्यूम दिया है, तो सबसे पहले 20 ग्राम ऑफ HCl इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसका मीनिंग यही हो जाएगा D। ओके, सेकंड तो फोर्थ अपना परसेंटेज कंपोजिशन वाला टर्म वो होता है वॉल्यूम बाय मास। ओके, इसका भी सेम है, तो अभी तक पता चल ही गया होगा क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ A मास टोटल मास होगा इंटू 100% होगा। तो इधर एग्जांपल के थ्रू अगर मैं ऐसे सेंटेंस दे दूँ 20% HCl वॉल्यूम बाय मास एक्वस सॉल्यूशन, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि 20 ml ऑफ HCl इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इजी है सारा का सारा। नेक्स्ट अपना जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म होते हैं स्पेशल थे। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म अपना हो जाएगा परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ लिया हमने। नेक्स्ट होगा फ्रैक्शनल टर्म्स। जो फ्रैक्शनल टर्म्स होते हैं उसका वैल्यू इसका 0 to 1 के बीच में ही होता है। ओके, तो ये फ्रैक्शनल टर्म्स भी 3 टाइप का होता है। पहला वाला होता है अपना मास फ्रैक्शन, दूसरा वाला होता है अपना वॉल्यूम फ्रैक्शन, एंड तीसरा वाला होता है अपना मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम लोग स्पेशली काई से डिनोट करते हैं, इसको काई बोलते हैं। तो एक इधर भी रिएक्शन मान लो, सॉरी रिएक्शन नहीं, मिक्सर मान लो, A + B मिल रहा है। ओके, ये क्या है? होमोजेनियस मिक्सर है, 2 कंपोनेंट्स है इस पे। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना एक बाइनरी सॉल्यूशन। तो मास फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? इसमें मास
मास फ्रैक्शन ऑफ ए कैसे निकालूंगा मैं, मास ऑफ ए अपने में टोटल मास, यही हो जाता है अपना मोल फ्रैक्शनल टर्म्स। तो इसे वॉल्यूम फ्रैक्शन कैसे निकाल सकता हूँ मैं, मैं वॉल्यूम फ्रैक्ट लिख देता हूँ। वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ ए अगर मुझे निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। ओके, सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अगर मुझे निकालना है, मोल्स ऑफ ए अपने टोटल मोल। ओके, इजी है। तो इधर एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना, मास फ्रैक्शन ऑफ ए डिवाइडेड बाय अगर मैं मास फ्रैक्शन ऑफ बी करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, मास ऑफ ए अपने मास ऑफ बी मिल जाएगा। सिमिलरली इसमें भी सेम होगा, इसमें भी सेम होगा। तो काई ऑफ ए काई ऑफ बी करूँगा तो मैं मोल्स ऑफ ए अपने मोल्स ऑफ बी मिल जाएगा। वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ ए वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ बी करूँगा तो मुझे वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ बी मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मैं ऐसा करूँ, मास फ्रैक्शन ए प्लस मास फ्रैक्शन ऑफ बी करूँ तो मुझे हमेशा 1 मिलेगा। सिमिलरली वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ बी करूँगा भी तो भी ए मुझे 1 मिल जाएगा। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी करूँगा तब भी मुझे 1 मिल जाएगा। ओके, एंड अगर फ्रैक्शन टर्म्स को, ये जो फ्रैक्शनल टर्म्स है, फ्रैक्शनल टर्म्स इंटू 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ मुझे तो मुझे फ्रैक्शनल परसेंटेज मिल जाएगा। ओके, फ्रैक्शनल परसेंटेज मिल जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोग को। नेक्स्ट हम लोग कंसंट्रेशन टर्म की तरफ चलते हैं। थर्ड वाला अपना जो कंसंट्रेशन टर्म है इसका नेम है कंपोजिशन इन पार्ट्स। ओके, इसमें दो टाइप का कंपोजिशन इन पार्ट्स होता है। तो पहला वाला जो होता है उसको हम लोग पीपीएम या फिर पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं, और दूसरा वाला पीपीबी यानी कि पार्ट्स पर बिलियन बोलते हैं। तो इधर मैं लिख देता हूँ नोट करके, 1 मिलियन कितना होता है 10⁻6 होता है, और 1 बिलियन कितना होता है इसको याद रखना 10⁹ होता है ना। तो ये जो पार्ट्स पर मिलियन होगा इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जब मान लो ए प्लस बी होमोजेनियस मिक्सर है, बाइनरी सॉल्यूशन है। ओके, तो पीपीएम ऑफ ए मुझे अगर निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, पार्ट्स पर मिलियन ऑफ ए। इसको भी ये बाई मास निकाल सकते हैं, बाई वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वो सब हम लोग कर सकते हैं ना। बाई मास अगर मैं निकालूँ तो वेट ऑफ ए मतलब मास ऑफ ए अपने टोटल मास इंटू किससे करेंगे, इसमें देखो मैंने बोला है पार्ट्स पर मिलियन है 10⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली फॉर एपीबी ऑफ हम लोग ए का निकाले, बाई इस बार वॉल्यूम निकाल सकते हैं हम लोग, कुछ भी निकाल सकते हैं। बाई मास निकाल सकते हैं, बाई वॉल्यूम निकाल सकते हैं, बाई मोल निकाल सकते हैं। ऐसे करते जाएंगे तो फॉर्मूला बढ़ता जाएगा। तो मैं कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। ओके, पीपीबी ऑफ ए बाई वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ए अपने टोटल वॉल्यूम इंटू किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पार्ट्स पर बिलियन है तो 10⁻9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, ऐसा समझ में आ गया होगा लोगों को। तो इधर मैं अगर एग्जाम्पल से लूँ कि 50 ppm फ्लोरीन आयन ओके बाई मास, मैं ब्रैकेट में लिख दूँ एक्यूएस सॉल्यूशन। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि 50 ग्राम ऑफ फ्लोरीन इन कितना ग्राम ऑफ एक्यूएस सॉल्यूशन में होगा, देखो पार्ट्स पर मिलियन में है तो 10⁻6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो 10⁻6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में 50 ग्राम ऑफ क्या है, फ्लोरीन का आयन प्रेजेंट है। नेक्स्ट सिमिलरली इसमें एग्जाम्पल में अगर बता दूँ उधर क्या इसका मीनिंग होगा आप लोगों को बताना है। 25 ppb फ्लोरीन आयन बाई, इस पर देखो बाई वॉल्यूम दिया है, बाई वॉल्यूम का मीनिंग क्या था, परसेंटेज कंपोजिशन इन वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। ओके, तो सॉल्यूशन इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि 25 ml ऑफ फ्लोरीन इन 10⁻9 ml ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो थर्ड अपना परसेंटेज सॉरी थर्ड अपना कंसंट्रेशन टर्म कंपोजिशन इन पार्ट्स खत्म होता है। नेक्स्ट अपना कंसंट्रेशन टर्म जो होता है वो होता है स्ट्रेंथ। इसको कैपिटल एस से डिनोट किया जाता है। तो स्ट्रेंथ क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ, ये तो मास ऑफ सॉल्यूट लिखना है, इसको ग्राम में लेना है। तो मास ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट यानी मास ऑफ सॉल्यूट इसको ग्राम में लेना है। ओके, इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसको लीटर में लेना है, हो जाएगा अपना स्ट्रेंथ का फॉर्मूला। तो नेक्स्ट अपना कंसंट्रेशन टर्म स्ट्रेंथ के बाद फिफ्थ जो होता है वो होता है मोलारिटी, इसको कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। मोलारिटी क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आता है अपने मोल में एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आता है इसमें, वॉल्यूम सॉल्यूशन आएगा अपना लीटर में। तो होता है मोलारिटी का फॉर्मूला। मोलारिटी का दो फायदा हम लोग स्ट्रेंथ के बेसिस पे एंड बाई वेट ऑफ सॉल्यूट के बाई मास ऑफ सॉल्यूट के बेसिस पे दो फॉर्मूला फायदा दे सकते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, जो सबसे पहले स्ट्रेंथ करते हैं हम लोग, स्ट्रेंथ इक्वल टू होता है मोलारिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये पहला वाला फॉर्मूला हो गया स्ट्रेंथ के बेसिस पे। एंड दूसरा वाला फॉर्मूला होता है अपना बाई मास ऑफ सॉल्यूट के बेसिस पे। तो मोलारिटी इज इक्वल टू होता है 10 तो बाई मास परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ये होता है सॉल्यूट का इंटू डेंसिटी, इसमें डेंसिटी भी आता है ओके, डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। फॉर्मूला को याद रख लेना। एक और फॉर्मूला आता है इसमें मोलारिटी के बेसिस पे, लेकिन हमने अभी तक मोलारिटी नहीं पढ़ा है, तो इसी वजह से मैं इधर इंक्लूड कर रहा हूँ मोलारिटी का भी फॉर्मूला, लेकिन अभी तक हमने मोलारिटी नहीं पढ़ा है। ओके, मोलारिटी से पढ़ेंगे तो मैं फिर से एक फॉर्मूला लिखूंगा। क्या होता है मोलारिटी इक्वल टू होता है 1000 इंटू मोलारिटी डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलारिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये होता है मोलारिटी का एंड मोलारिटी का रिलेशन। ओके, मोलारिटी क्या हम लोग करेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ेंगे। तो इस मोलारिटी में एक और चीज देख लो, ये देखो वॉल्यूम जो होता है वो लीटर में होते हैं। तो मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट अपने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेना था वो लीटर में लेना था। अगर ये ml में ले अगर ये ml में ले ले तो इस मोल को हम लोग क्या बोल देंगे, मिली मोल बोल देंगे। ओके, इस बात को ध्यान में रखना। अगर ये मिली लीटर में होगा तो इसको हम लोग मिली मोल में ले लेंगे। तो इस बार हम लोग देखते हैं मोलारिटी का कुछ केसेस। ओके, दो केसेस देख लेते हैं इधर मोलारिटी का। तो केस नंबर 1 देख लो, डाइल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन। जब हम किसी भी चीज़ को देखो, एक ऐसा चीज़ था इसमें हमने कुछ सॉल्वेंट को क्या किया, ऐड किया, एडिशन और रिमूवल ऑफ सॉल्वेंट। कॉन्सेंट्रेशन या डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ रिमूवल ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन देखना डाइल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होते हैं वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, क्योंकि सॉल्यूट में कुछ भी सेंस नहीं है। सॉल्यूट ना हमने ऐड किया ना हमने रिमूव किया, हमने क्या ऐड किया डाइल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन में हमने रिमूव या फिर ऐड किया सॉल्वेंट को, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो मोलारिटी इक्वल्स टू क्या था,
मोलारिटी था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यही था। तो अगर एम वी सॉल्यूशन हम लोग लिख दे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिलता है। तो इसमें M1V1 होगा इसका मोलारिटी, देन इसमें कुछ सॉल्वेंट ऐड करने के बाद इसका मोलारिटी M2 वॉल्यूम हो जाएगा V2। तो ये जो देखो MV इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिलता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इसमें जो होगा इसमें भी सही होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनिशियल में जो था वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइनल में भी होगा। तो फिर हम लोग बोल सकते हैं M1V1 इक्वल्स टू M2V2 होगा। ओके, तो इस फॉर्मूला को याद कर लेना। जब हम लोग डाइल्यूशन या कंसंट्रेशन करते हैं तब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कांस्टेंट रहता है, तो M1V1 करता है M2V2 होता है। सो MV इक्वल्स टू कांस्टेंट बोल सकता हूँ मैं, और MV का अगर ग्राफ पूछे कैसा होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, मोलारिटी वॉल्यूम का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ओके, नेक्स्ट केस देख लेते हैं, केस नंबर 2। केस नंबर 2 है अपना मिक्सिंग। अगर हम लोग दो ऐसे चीज़ों को मिक्स कर दे तो क्या बनेगा। ओके, तो देखो इसमें भी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो होता है वो कांस्टेंट रहता है इसमें भी, इस बात को ध्यान रखना। ओके, मिक्सिंग देखो ये M1V1 का एक M1 मोलारिटी का M1 वॉल्यूम का एक कुछ इस तरीके से मिक्सचर था, सॉल्यूशन था। ओके, एक और M2V2 का ये M2 मोलारिटी एंड V2 वॉल्यूम का एक सॉल्यूशन था। इन दोनों को मिक्स करने के बाद इनको क्या मिल जाएगा, मोलारिटी मिक्स में मिल जाएगा एंड वॉल्यूम भी मिक्स में मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो पहले था इनिशियल में जो था वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइनल में भी होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनिशियल में क्या था देख लो, इनिशियल में था M1V1 प्लस M2V2 एंड फाइनल में क्या हो गया M मिक्स अपने V मिक्स इंटू V मिक्स, मतलब तो ये फार्मूला हो जाएगा अपना मिक्सिंग के लिए M1V1 प्लस M2V2 और M मिक्स V मिक्स। ओके, तो मोलारिटी का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है मोलारिटी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं मोलारिटी। सो स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है मोलारिटी, स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है। मोलारिटी क्या होता है, मोलारिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ओके, इसका मीनिंग है 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा। ओके, तो मोलारिटी अगर फॉर्मूला वाइज हम लोग लिखें तो क्या होगा, नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट उनमें मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट हमेशा किलोग्राम में आएगा या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मोल में आएगा। ओके, ये फॉर्मूला हो जाता है मेन। तो एक मोलारिटी के लिए स्पेसिफिक बात, इसमें वॉल्यूम नहीं आ रहा, तो मतलब ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, क्योंकि इसमें वॉल्यूम नहीं आ रहा, नो वॉल्यूम इज रिलेटेड। अगर किसी भी चीज़ में वॉल्यूम रिलेटेड होता है, जैसे कि मोलारिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखा था, स्ट्रेंथ में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखा था, वो सब क्या था, वो सब टेम्परेचर डिपेंडेंट था। टेम्परेचर बढ़ेगा फिर लगेगा तो मोलारिटी का वैल्यू सेंस होता था, लेकिन मोलारिटी में टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है क्योंकि वैल्यू वॉल्यूम रिलेटेड नहीं है। ऐसे मास परसेंटेज वो सब भी क्या था, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट था। तो मोलारिटी का हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ मोल फ्रैक्शन के बेसिस पे एक और फॉर्मूला हम लोग इधर लिख सकते हैं। तो मोलारिटी इक्वल्स टू होता है काई ऑफ सॉल्यूट अपन में काई ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000 अपन में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। इस फॉर्मूला को भी लिख सकते हैं हम लोग। ओके, मोल फ्रैक्शन के बेसिस पे, तो इससे इसको भी डिराइव कर सकते हैं हम लोग। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपने मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लिख सकते हैं ना, क्योंकि काई ए ऑफ काई बी इक्वल टू Na ऑफ एन, मोल फ्रैक्शन का हर टर्म ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपने मोल्स ऑफ सॉल्वेंट तो 1000 अपने मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, इसको भी मैं लिख सकता हूँ। ओके, तो मोलारिटी भी इधर खत्म होता है। नेक्स्ट इस बार हम लोग पढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मीनिंग होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी added to a given reactant, given solvent at a given temperature and pressure। तो सॉल्युबिलिटी का मीनिंग है ये है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी एडेड इन गिवन सॉल्वेंट एट द गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे हम लोग सॉल्यूशन को, जो सॉल्यूशंस होते हैं उसको हम लोग 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। इसके बेसिस पे सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। ओके, तो पहला वाला होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, नेक्स्ट होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, थर्ड वाला होता है अपना सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन देख लेते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है कि इसमें नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड इन ए गिवन सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन है जिसमें हम लोग, जिसमें गिवन जो सॉल्वेंट होगा उसमें हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ जो सॉल्यूट डाल सकते थे वो हमने डाल दिया। ओके, फिर से हम लोग उसमें सॉल्यूट नहीं डाल सकते। लेकिन अनसैचुरेटेड उसका उल्टा होता है, इसमें मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, इसमें मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड लिख लेता हूँ मैं, कैन बी एडेड in a given solvent at a given temperature and pressure। Similarly हम लोग definition से के लिए लिखे तो no more solute can be added in a given solvent at a given temperature and pressure। ओके, लेकिन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, more solute can be added but एक कंडीशन है इसमें, in a given सॉल्वेंट। ओके, गिवन सॉल्वेंट में मोर सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ओके, इसमें कंडीशन क्या है, हमें टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। बाकी सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड में क्या, अनसैचुरेटेड में क्या था, टेम्परेचर गिवन था लेकिन इसमें मेरे को हाई करना पड़ेगा सुपर सैचुरेटेड में, तभी मोर सॉल्यूट को ऐड कर सकते हैं। क्योंकि पहला स्टेज क्या था, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का पहला स्टेज होता है अनसैचुरेटेड, देन सैचुरेटेड होगा, फिर सुपर सैचुरेटेड होगा। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। एक मैं इधर साइड बनाता हूँ। ओके, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन वाला साइड बनाता हूँ मैं इधर। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इधर मैं लिख देता हूँ टाइप ऑफ सॉल्यूशन, इधर लिखता हूँ मैं
सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। इधर लिखता हूँ मैं एग्जाम्पल। तो पहला वाला अपना गैसियस सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। गैसियस सॉल्यूशन तीन टाइप का हो सकता है ना, तो सॉल्यूट गैस इन गैस हो सकता है, जिसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एयर हो जाएगा। एंड लिक्विड इन गैस हो सकता है, लिक्विड इन गैस क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन गैस हो जाएगा अपना। देन सॉलिड इन गैस भी हो सकते हैं। सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कैम्फोर इन नाइट्रोजन गैस। कैसे सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट लिक्विड सॉल्यूशन कर लेते हैं। लिक्विड सॉल्यूशन भी तीन टाइप का हो सकता है, गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा अपना, कार्बोनेटेड वाटर हो जाएगा। जो वाटर में CO2 ऐड होता है ना, वो कार्बोनेटेड वाटर। देन हो जाएगा अपना लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, लिक्विड इन लिक्विड का एग्जाम्पल हो जाएगा अपना एल्कोहल इन वाटर। नेक्स्ट होगा सॉलिड इन लिक्विड। तो सॉलिड इन लिक्विड का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सॉल्ट इन वाटर या फिर शुगर इन वाटर। ओके, थर्ड सॉलिड सॉल्यूशन, ये भी होगा गैस इन सॉलिड। गैस इन सॉलिड का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस इन पैलाडियम। देन हो जाएगा लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड इन सॉलिड का एग्जाम्पल हो जाएगा अपने पास अमलगम ऑफ मर्क्यूरी। अमलगम ऑफ मर्क्यूरी विथ सोडियम हो सकता है या जिंक हो सकता है, कॉपर हो सकता है। ओके, एंड थर्ड होगा अपना सॉलिड इन सॉलिड। सॉलिड इन सॉलिड होगा अपना कोई भी एलॉय। ओके, तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कर लिया। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इस बार अच्छे से। इस चैप्टर में है ना हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन को, इस चैप्टर में लिक्विड सॉल्यूशन को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे सॉल्यूशन चैप्टर में। बाकी जैसे सॉल्यूशन है ना, सॉलिड सॉल्यूशन को हम लोग ध्यान में नहीं रखेंगे, ओनली लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। पहला वाला सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होगा, सॉलिड होगा प्लस लिक्विड सॉल्वेंट होगा, बन के सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये जो रिएक्शन होगा सॉलिड प्लस लिक्विड सॉल्वेंट के बीच में, ये एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, एंडोथर्मिक भी हो सकता है। एक्सोथर्मिक मतलब डेल्टा H क्या होगा, नेगेटिव होगा। एंडोथर्मिक मतलब डेल्टा H पॉजिटिव होगा। ओके, तो इस बार हम लोग देख लेते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला फैक्टर जो होता है वो होता है द नेचर ऑफ सॉलिड सॉल्यूट। जो नेचर ऑफ सॉलिड पहला वाला, तो ये जो सॉलिड है ये दो टाइप का हो सकता है, या तो आयोनिक सॉलिड होगा या तो कोवैलेंट सॉलिड होगा। अगर ये कोवैलेंट सॉलिड हो गया तो ये या तो पोलर होगा या तो नॉन पोलर होगा, है ना। तो पोलर या फिर नॉन पोलर के लिए सॉल्युबिलिटी रूल क्या है, कोवैलेंट सॉलिड के लिए सॉल्युबिलिटी रूल किसी भी लिक्विड में ये कोवैलेंट सॉलिड का सॉल्युबिलिटी रूल होता है लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक, लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक, यानी कि पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा पोलर सॉलिड, और नॉन पोलर सॉलिड यानी कि नॉन पोलर सॉलिड एक नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा। नेक्स्ट आयोनिक सॉलिड अगर होगा तो सॉल्युबिलिटी रूल क्या है आयोनिक सॉलिड के लिए, सॉल्युबिलिटी इन सॉल्वेंट रूल, लिक्विड सॉल्वेंट रूल। ये होता है अगर एंथैल्पी ऑफ लेटिस, जो लेटिस एंथैल्पी है वो उससे अगर एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन एंथैल्पी अगर ज़्यादा हो जाए तो ये सॉल्युबल होगा। ओके, तो एक सॉलिड कब एक लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, जब वो सॉलिड क्या हो, अगर आयोनिक सॉलिड हो तब लेटिस एंथैल्पी से ज़्यादा हाइड्रोजन एंथैल्पी होना पड़ेगा, अगर कोवैलेंट सॉलिड है तो लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक रूल से। नेक्स्ट द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी लिक्विड होगा ना, लिक्विड सॉल्वेंट है, द नेचर ऑफ लिक्विड। तो जो लिक्विड होगा वो या तो पोलर होगा या तो नॉन पोलर होगा, तो सेम रूल आ जाएगा सॉल्युबिलिटी रूल। क्या आ जाएगा सॉल्युबिलिटी रूल, लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक। ओके, थर्ड फैक्टर क्या अफेक्ट करेगा, टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करते हैं, हमने क्या बोला, ये या तो एंडोथर्मिक होगा वो रिएक्शन या फिर एक्सोथर्मिक होगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड या तो एक्सोथर्मिक होगा या फिर एंडोथर्मिक होगा। इफ एंडोथर्मिक, अगर एंडोथर्मिक हो गया देन देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अगर रिएक्शन जो है वो अगर एंडोथर्मिक हो गया मतलब अपने को हीट देना है। इसका एग्जांपल मान लो टी, हम लोग चाय बना रहे हैं, चाय में जितना हम लोग ज़्यादा टेम्परेचर देंगे, गैस स्टोव को बढ़ा देंगे, उतना जल्दी क्या होगा, चाय में जो शुगर होगा या फिर मिल्क होगा वो उतनी आसानी से मिक्स हो जाएगा और उतनी आसानी से चाय बन जाएगा। तो टेम्परेचर, तो चाय बनाना है एंडोथर्मिक मतलब हमें हीट देना होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, इसी वजह से टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो गया तो उल्टा हो जाएगा, इफ एक्सोथर्मिक देन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर हो जाएगा। फोर्थ हम लोग देख लेते हैं प्रेशर। तो ये जो प्रेशर है कोई भी इफेक्ट फॉर्म नहीं करता, ओके, इफेक्ट नहीं करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में। तो हमने सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड कर लिया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं एक बार सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। तो इसमें क्या होगा, जो गैस होगा वो सॉलिड की तरह एक्ट करेगा,
एंड जो लिक्विड होगा वो सॉल्वेंट की तरह रिएक्ट करेगा, तो बन के सोल्यूशन बन जाएगा। तो ये जो रिएक्शन होगा ये हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, एंडोथर्मिक नहीं होता, ये एक्सोथर्मिक होता है, यानी कि डेल्टा H लेस देन 0 होता है, गैस प्लस लिक्विड की सॉल्युबिलिटी। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग, इसमें देख लेते हैं हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग गैसेस, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स। तो पहला फैक्टर होता है वो होता है टेम्परेचर। तो देख लो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एंड लिक्विड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। इसका एग्जांपल हमें कहाँ मिलता है, इसका एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं जो सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं उसको हम लोग ठंडी जगह पर रखना पड़ता है, क्योंकि टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। मतलब जो सॉफ्ट ड्रिंक होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो वाटर है उसमें अच्छे से कम मिक्स होते हैं, जब वो ठंडे यानी कि रेफ्रिजरेटर में रखा जाए, टेम्परेचर कम किया जाए तब, और खाने में तब भी मजा आता है। ओके, और नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग क्या ले सकते हैं, जो मेराइन ऑर्गेनिज्म है वो सब हमेशा क्या करते हैं, जो हॉट टेम्परेचर से कोल्ड टेम्परेचर में रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस होगा उसमें, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस इन लिक्विड कब बढ़ेगा, जब टेम्परेचर कम होगा। ओके, टेम्परेचर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो दूसरा फैक्टर्स होते हैं नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस। द मोर गैस इज लिक्विफाइड, मोर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। क्या बोला है कि जब एक गैस जितना ज़्यादा लिक्विफाइड होगा, जितना ज़्यादा उसको लिक्विफाइड कर सकेंगे उतना ज़्यादा वो सॉल्युबल होगा लिक्विड में। ओके, और देखो लिक्विफाइड होता है, एक गैस का लिक्विफाइड होता है, इफ इंटरमोलिकुलर फोर्स इंक्रीज करे, ए इंक्रीज करे, ए क्या होता है पढ़ेंगे। ओके, क्रिटिकल टेम्परेचर इंक्रीज करें तब लिक्विफाइड का रेट बढ़ता है, लिक्विफाइड रेट ऑफ गैस इंक्रीज करता है। ओके, इसका मतलब सीधा सा मतलब ये है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स से, ए से, या फिर क्रिटिकल टेम्परेचर से, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ेगा, ए बढ़ेगा, क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ेगा, तब क्या बढ़ेगा, लिक्विफाइड रेट बढ़ेगा उस गैस का, और उतना लिक्विफाइड रेट बढ़ेगा तो फिर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड बढ़ेगा। थर्ड हम लोग पढ़ लेते हैं द नेचर ऑफ लिक्विड। तो इसका सीधा सा फंडा है कि जो लिक्विड एंड गैस होगा सॉल्युबिलिटी के लिए, तो गैस एंड लिक्विड शुड नॉट रिएक्ट विद ईच अदर। हम लोग पढ़ रहे थे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड का तो जो फैक्टर्स अफेक्टिंग कर रहा था, तो पहला फैक्टर था टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, दूसरा फैक्टर था अपना नेचर ऑफ गैस, जो कि नेचर ऑफ गैस जितना ज़्यादा लिक्विफाइड होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड बढ़ेगा, यानी कि लिक्विडिफाइड होने के लिए इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होना पड़ता है, जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है उसको ज़्यादा होना पड़ता है, एंड ए जो होता है उसको ज़्यादा होना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट नेचर ऑफ लिक्विड एंड गैस का रिएक्शन, तो उसमें केमिकल रिएक्शन नहीं करना चाहिए था। तो नेक्स्ट अपना फोर्थ जो फैक्टर अफेक्टिंग करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में वो है प्रेशर। तो हम लोगों ने सॉलिड इन लिक्विड में प्रेशर का कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ा था, लेकिन इसमें इंपैक्ट होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में प्रेशर का रोल होता है। तो इसको किसने दिया था, इसको हम लोग पढ़ेंगे, इसको ही हम लोग बोलते हैं हेनरीज लॉ। ओके, तो हेनरीज लॉ क्या कहता है, इसको देख लो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर में सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। तो हेनरीज लॉ ये कहता है, तो जो हेनरीज अकॉर्डिंग हेनरीज लॉ सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रेशर, या फिर प्रेशर जो है सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन इधर से ही क्या किया, जो अपना डेल्टॉन्स था, डेल्टॉन्स ने एक अपना इंटरप्रिटेशन दिया, डेल्टॉन्स इंटरप्रिटेशन डेल्टॉन्स के इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग क्या था, जो ये सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी मतलब क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी एडेड इन अ सॉल्वेंट इन अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो वो सॉल्युबिलिटी को हमें किसके टर्म में लिखने को बोला, डेल्टॉन्स इंटरप्रिटेशन ने, तो मोल फ्रैक्शन के बेसिस पे लिखने को क्यों बोला। मतलब मोल फ्रैक्शन के बेसिस पे क्यों, क्योंकि मोल फ्रैक्शन यूनिट लेस होते हैं, एंड मोल फ्रैक्शन के पास वॉल्यूम भी नहीं होता, वॉल्यूम भी रिलेटेड नहीं होता, तो वो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इसी वजह से ओके, तो जो प्रेशर होगा वो सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो सॉल्युबिलिटी को हमको किस में लिखने को बोला, मोल फ्रैक्शन में। तो जो पार्शियल प्रेशर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के, तो इधर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन जब हम लोग उठाएंगे तो आ जाएगा हेनरीज कांस्टेंट, इसको हम लोग बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट, केज एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो ये अपना फॉर्मूला हो जाता है, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू केज मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, इसे बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट। और इधर एक बात देख लो, जो हेनरीज कांस्टेंट होता है केज, इस सॉल्युबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये सॉल्युबिलिटी जितना बढ़ेगा उतना केज का वैल्यू कम होगा, जितना केज का वैल्यू बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी कम होगा। ओके, तो अभी अगर हम लोग किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर निकाले तो कैसे निकाल सकते हैं, केज गैस, इसी को थोड़ा इलाबोरेट करते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस केज, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस को हम लोग मोल्स ऑफ गैस में मोल्स ऑफ गैस प्लस मोल्स ऑफ लिक्विड लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, गैस इन लिक्विड है सॉल्यूशन। इफ इसमें एक केस देख लो, ये भी एक फॉर्मूला हो गया, डायरेक्ट कर सकते हैं, फॉर्मूला है ना हम लोग। तो अगर क्या हो जाए, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है इज़ वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, अगर बहुत कम आ गया ये, तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, जो नंबर मोल्स ऑफ गैस प्लस नंबर मोल्स ऑफ लिक्विड है, इसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड के बराबर लिख सकते हैं, इसमें कोई सा भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो हम लोग इस फॉर्मूला को, अगर ये एक्स मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बहुत ज़्यादा छोटा हो गया तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड। ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ में आ गया होगा। तो ये फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला, इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग कुछ ग्राफ बनाए,
अगर मैं ऐसा ग्राफ बनाता हूँ कि पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन के ऊपर ग्राफ बनाऊँ तो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, एंड इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप हो जाएगा हेनरीज कांस्टेंट। देन अगर मैं ग्राफ बनाऊँ प्रेशर सॉरी हेनरीज कांस्टेंट एंड मोल फ्रैक्शन के ऊपर, तो ये क्या है, मोल फ्रैक्शन एंड इस ग्राफ में क्या बोला है कि मतलब अगर प्रेशर कांस्टेंट हो जाए, मान लो इस वाले ग्राफ में, ये तो नॉर्मल अपना ग्राफ था, अगर इस वाले ग्राफ में प्रेशर क्या बोल दिया, कांस्टेंट बोल दिया, तो जो पूरा का पूरा टर्म था केज इंटू नंबर ऑफ मोल्स, नंबर मोल फ्रैक्शन वो भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो केज एंड मोल फ्रैक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके बनेगा, इस तरीके से बनेगा अगर प्रेशर क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। ओके, तो अब तक हम लोगों ने इधर तक पढ़ लिया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में, और चीज़ जो हम लोगों ने ये मोल फ्रैक्शन में क्यों लिया, वही मोल फ्रैक्शन ओनली, क्योंकि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, पैटर्न इंटरप्रिटेशन में ओनली मोल फ्रैक्शन में हम लोगों ने क्यों लिया, क्योंकि ये होता है यूनिटलेस, ये भी क्वेश्चन में आ सकते हैं, एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, इसी वजह से। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने हेनरीज लॉ ऑलमोस्ट कवर कर लिया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं हेनरीज लॉ के ड्रॉबैक्स ऑफ हेनरीज लॉ। तो पहला जो ड्रॉबैक था, प्रेशर कैन नॉट बी टू हाई, जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता। नेक्स्ट द टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था सोलिबिलिटी ऑफ गैस के, ओके, सोलिबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड के, तो द टेम्परेचर कैन नॉट बी टू लो, ओके, तो टेम्परेचर भी ज़्यादा कम नहीं हो सकता। नेक्स्ट थर्ड, द गैस एंड लिक्विड शुड नॉट डू केमिकल रिएक्शन, ओके, तो जो गैस एंड लिक्विड होगा वो केमिकल रिएक्शन नहीं कर सकता। एंड फोर्थ, द गैस in the mixer, sorry, in the solution should not dissociate, और जो गैस है वो सॉल्यूशन में तो डिसोसिएट नहीं होना चाहिए। अपना ड्रॉबैक्स ऑफ हेनरीज लॉ, देन एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ हम लोग कर लेते हैं सर। पहला एप्लीकेशन होगा हेनरीज लॉ का इन हाई ऑल्टीट्यूड, ओके, जो हाई ऑल्टीट्यूड होते हैं, ऑल्टीट्यूड, ओके, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाता है, घट जाता है, ओके, पार्शियल प्रेशर अगर ऑक्सीजन का घटेगा तो प्रेशर क्या होता है, सोलिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो ऑक्सीजन गैस जो सोलिबिलिटी इन हमारे ब्लड में ऑक्सीजन गैस क्या सोलिबल होने का जो अमाउंट होगा वो घट जाएगा, तो अपने को सांस लेने में दिक्कत आएगी, डिजीनेस फील होगा, उसी को एनोक्सिया बोलते हैं। ओके, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन घट जाएगा तो लो सोलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, और इसी ऐसे जो लो सोलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड के बाद क्या, तो सांस लेने में दिक्कत मतलब क्या, डिजीनेस फील होगा, इस प्रॉब्लम को एनोक्सिया बोलते हैं, एंड लीडिंग टू एनोक्सिया, एनोक्सिया हो जाएगा हमें। नेक्स्ट दूसरा एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं, जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, स्कूबा डाइवर जब एक डीप ओशन में चला गया, जाने में कोई दिक्कत नहीं होती उन लोगों को, अगर डीप ओशन में ओशन से जब सरफेस तक वापस आएगा, सरफेस तक जब आएगा तब लोग को, तब स्कूबा डाइवर्स एक प्रॉब्लम फेस करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बैंड प्रॉब्लम फेस करते हैं। बैंड प्रॉब्लम क्या होता है, ये देख लो, जब देखो सो डीप ओशन में प्रेशर क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो जो अपने पास नाइट्रोजन गैस भी होता है वो सब क्या ब्लड से क्या हो जाता है, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सब डिसोसिएट मतलब सोल्यूबल हो जाता है ना, प्रेशर बढ़ेगा तो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड बढ़ेगा तो ब्लड के साथ वो सब सोल्यूबल हो जाता है। लेकिन देखो डीप ओशन से जब सरफेस तक आएगा तो प्रेशर धीरे धीरे घटेगा, तो प्रेशर घटेगा मतलब जो वो सोल्यूबल हो गया था ब्लड में अपने गैसेस, वो गैसेस फिर से क्या करने लगता है, डिसोसिएट करने लगता है ब्लड से। ओके, तो फिर क्या हो जाता है, एक प्रॉब्लम आ जाता है अपने पास, जिसको बैंड प्रॉब्लम बोलते हैं। इस बैंड प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए टू सॉल्व बैंड डाइवर्स यूज क्या क्या गैस यूज़ करते हैं, यूज़ गैसेस अपने जो टैंक होते हैं, गैसेस इन द टैंक, ओके, टैंक में क्या क्या गैस यूज़ करते हैं, पहले तो हीलियम करते हैं, देन नाइट्रोजन करते हैं, एंड ऑक्सीजन करते हैं। कितना अमाउंट करते हैं उसको देख लेता हूँ, ओके, 11.7% हीलियम करते हैं, 56.2% नाइट्रोजन करते हैं, एंड 32.9% ऑक्सीजन गैस यूज़ करते हैं। हीलियम गैस की यूज़ करते हैं उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। देखो नाइट्रोजन तो ऑक्सीजन तो होता ही है ना, जो हीलियम गैस की यूज़ करते हैं ये लो सोल्यूबल होता है, इसी वजह से इसको यूज़ करते हैं हम लोग। 11.7% जो कॉन्सेंट्रेशन इसको याद रखना, 11.7% हीलियम, 56.2% नाइट्रोजन, बाकी एक का निकाल सकते हैं। हम लोग ने लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ा था, तो हम लोगों का जो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड है वो खत्म हो गया। नेक्स्ट थर्ड काइंड ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन जो होता है, सोल्यूबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड पढ़ते हैं इस बार, ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। तो इसमें जो लिक्विड ही क्या होगा, सॉल्यूट होगा, एंड लिक्विड ही क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। हमारे मिलके क्या बनेगा, एक मिक्सर बनेगा जो कि लिक्विड सॉल्यूशन होगा, होमोजेनियस मिक्सर, लिक्विड सॉल्यूशन। जो लिक्विड होता है ये तो हो गया अपना, ये तो लिक्विड दो टाइप का होता है, एक होता है वोलेटाइल लिक्विड एंड दूसरा होता है नॉन वोलेटाइल लिक्विड। डिफरेंस क्या होता है वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल लिक्विड में, देख लेते हैं। तो वोलेटाइल लिक्विड क्या कर सकते हैं, वेपोर, जो वेपोर होते हैं उसको रिलीज करते हैं, ये वोलेटाइल लिक्विड। हेंस एक्सर्ट क्या करते हैं ये लोग, वेपोर रिलीज करेगा, मतलब वेपोर प्रेशर भी रिलीज करेगा, एक्सर्ट वेपोर प्रेशर। एंड नॉन वोलेटाइल लिक्विड वेपोर एक्सर्ट नहीं करता, ओके, ये डिफरेंस है। एंड सो वेपोर प्रेशर भी नहीं होगा। देखो इस अभी हम लोग पढ़ेंगे जो लिक्विड सॉल्यूशन होगा वो वोलेटाइल लिक्विड का सॉल्यूशन करते हैं, ओके, वोलेटाइल लिक्विड सॉल्यूशन करते हैं इस बार। मान लो ये एक बाउल है, इसमें हम लोगों ने एक लिक्विड ऐसा ए दे दिया इसमें, ओके, लिक्विड ए क्या है, वोलेटाइल है। फिर से लिक्विड बी ऐड किया इसमें, लिक्विड बी ये भी वोलेटाइल है। सो ये लोग क्या करेगा, इधर वेपोर ऐसे प्रोड्यूस करेगा, वेपोर, ओके।
तो वोलेटाइल लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का जो ये है एक रूल से देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, एक लॉ आ जाता है लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में, वोलेटाइल वोलेटाइल लिक्विड सॉल्यूशन में, इसे हम लोग बोलते हैं राउल्स लॉ। राउल्स RAOULTS, ओके, राउल्स लॉ। राउल्स लॉ क्या कहता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड कंपोनेंट, if each liquid component, each liquid component is directly proportional to its mole fraction। तो इसमें सीधा सीधा बोल दिया कि जो इट्स लिक्विड अपना कंपोनेंट है, लिक्विड ए हो गया फिर लिक्विड बी, तो वो इसका पार्शियल प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? उसके मोल फ्रैक्शन से। तो इधर हम लोग लिख सकते हैं जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए होगा, ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए या फिर वेपर प्रेशर ऑफ ए इन किसमें? इन द सॉल्यूशन, ओके, विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। फिर बी के साथ अगर बी के मामले में बात करें तो पार्शियल प्रेशर या फिर वेपर प्रेशर ऑफ बी इन द सॉल्यूशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो इसे अगर इक्वल कर दूंगा मैं तो एक कांस्टेंट आ जाएगा जो कि इक्वल टू इसके पी ए नॉट आ जाता है, ओके। तो ये जो पी ए नॉट है ये किसके बराबर है? ये क्या है? पी ए नॉट, ओके, पहले लिख लेता हूँ फॉर्मूला, ओके, इसके बाद समझाऊंगा। पी बी नॉट में मोल फ्रैक्शन बी हो जाएगा। तो ये जो पी ए नॉट होता है ये होता है वेपर प्रेशर ऑफ द स्पेसिफिक लिक्विड, ओके, ऑफ द लिक्विड। जो ये लिक्विड ए है उसका वेपर प्रेशर को हम लोग पी ए नॉट के पी और नॉट से लिखेंगे, और पी ए जो होता है ये होता है वेपर प्रेशर या फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस लिक्विड ए इन द सॉल्यूशन, ओके, द लिक्विड इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में उसका जो वेपर प्रेशर या फिर प्रेशर होगा उसको हम लोग बोलते हैं पी ए, एंड पी नॉट ए होगा उस लिक्विड का सॉल्यूशन में नहीं जाने के, सॉल्यूशन के जाने से पहले ही जो प्रेशर था वो, क्योंकि वो वोलेटाइल लिक्विड था तो वो वेपर रिलीज करेगा, तो उसके पास वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन बनाने से पहले से ही, ओके, अब समझ में आ गया होगा। तो अगर हम लोग पी ए प्लस पी बी को ऐड कर दें तो क्या मुझे टोटल प्रेशर मिल जाएगा सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर मिल जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, यानी कि मैं लिख सकता हूँ इक्वल्स टू पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ए प्लस, ऐसा मैं लिख सकता हूँ, ओके। तो अगर मैं इस बार देखो ये टोटल जो अपना वेपर प्रेशर है द सॉल्यूशन, ओके, और द सॉल्यूशन, इसे अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के टर्म में लिखना है तो मैं लिखूंगा इन द टर्म मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो पी टोटल किसके बराबर आ जाएगा? इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के टर्म में लिखना है, ओके, तो पी बी लिख देना प्लस आ जाएगा अपने पास पाई ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ बी नॉट, ओके, ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला कैसे आया वो डेराइव करके दिखाएंगे अभी, ओके। आ जाएगा पी टोटल, अगर पी टोटल अपने को इन द फॉर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के टर्म में अगर लिखना है तो क्या हो जाएगा? पी टोटल का फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के टर्म में पी ए प्लस पी माइनस पी नॉट ए, ओके, ये हो जाएगा फॉर्मूला। इन दोनों फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेना। तो इन दोनों फॉर्मूला कैसे आया वो मैं लिखा था, ओके। इधर जब हम लोग क्या करेंगे, जब ये काई, देखो काई ए काई बी होना चाहिए था, ये जो काई बी होगा उसको मैं 1 माइनस काई ए लिख सकता हूँ, क्योंकि काई ए प्लस काई बी हमेशा 1 होता है, तो ऐसे ही आया, ओके। थोड़ा अगर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सॉल्यूशन कर लेंगे तब ये दोनों मिल जाएगा। तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इन द सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा अपने को? अगर इन द टर्म्स अपने को काई ए के टर्म में लिखना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के टर्म में, तो ये मिल जाएगा पी बी प्लस काई ए होल पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, ओके। सिमिलरली पी टोटल काई बी के फॉर्म में ये मिल जाएगा, ओके। देन हम लोग एक ग्राफ देख लेते हैं, जो प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ग्राफ इन बॉक्स, इसको बॉक्स ग्राफ भी बोलते हैं। एंड ये है अपना जो राउल्स लॉ है उसका ग्राफ है ये, ओके। तो एक बॉक्स बना लो इस तरीके से, वोलेटाइल लिक्विड सॉल्यूशन का ग्राफ है, प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। तो इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू 0 लिख दो, इधर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू 1 लिख दो। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 0 हो जाएगा, तो इधर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 हो जाएगा। इधर है ये है मोल फ्रैक्शन का एक्सिस, ये है अपना प्रेशर का एक्सिस, ओके। तो जो क्या था प्रेशर ऑफ ए का जो फॉर्मूला था वो क्या था? वेपर प्रेशर ऑफ ए का फॉर्मूला था अपना पी नॉट ए काई ए, एंड पी बी का फॉर्मूला था पी नॉट ए काई बी। तो इसमें काई ए क्या है? 0 है, तो काई ए 0 है मतलब प्रेशर 0 है, तो प्रेशर इधर से स्टार्ट होगा। इस वाले पॉइंट में देखो काई ए 1 है तो इसमें पी क्या होगा? काई ए 0 है, पी ए क्या होगा? पी नॉट ए के बराबर हो जाएगा। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, इसमें ये वाला पॉइंट जो है ये क्या है? ये है पी नॉट ए, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ये वाला पॉइंट क्या है? पी नॉट बी है, क्योंकि देखो इसमें काई बी 1 है तो पी नॉट बी ये पी नॉट बी आ जाएगा ना, पी बी का वैल्यू तो पी नॉट बी हो जाएगा। इन दोनों को जब कनेक्ट करोगे तो क्या मिलेगा? पी टोटल मिल जाएगा। अभी इस वाले ग्राफ का अगर स्लोप देखोगे आप लोग तो इस वाले ग्राफ का स्लोप क्या आ जाएगा? ये इक्वेशन है इस वाले ग्राफ का, इस वाले ग्राफ का इक्वेशन है ये, तो स्लोप अगर इधर से देखें हम लोग तो स्लोप पी नॉट ए आ जाएगा। इस वाले ग्राफ का स्लोप, इस वाले ग्राफ का स्लोप क्या आ जाएगा? पी नॉट बी आ जाएगा, ओके, इजी है। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं अभी। तो ये गाइस हम लोग पढ़ रहे थे लिक्विड सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड पढ़ रहे थे, ओके, लिक्विड सॉल्यूशन, जिसमें वोलेटाइल लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ रहे थे। तो इसका ही एक टॉपिक है, इसका है कंपोजिशन इन वेपर फेज। कंपोजिशन इन वेपर फेज कैसे निकालते हैं? ये सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड का ही टॉपिक है, ओके। जब हम लोग दो वोलेटाइल मिक्सर को मिक्स कर रहे थे तो मान लो ये वोलेटाइल मिक्सर है, वोलेटाइल मिक्सर नहीं सॉरी वोलेटाइल लिक्विड ये है प्लस लिक्विड बी है, ओके। तो ये जो सॉल्यूशन होगा इसमें कौन सा रूल लगेगा? ये लिक्विड सॉल्यूशन है, लिक्विड इन लिक्विड, तो इसमें तो राउल्स लॉ लग जाएगा, राउल्स लॉ लग जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ जो पार्शियल या फिर वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड होगा इन द सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू पी नॉट ए काई ए एंड पी बी
इनकी पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ बी इन द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पी नॉट बी काई बी। लेकिन ऊपर देखो ये दोनों क्या है, वोलेटाइल लिक्विड है तो ऊपर में वेपर से रिलीज करेगा। ओके, तो मान लो ऊपर जो वेपर होगा वो ए लिक्विड ने जो वेपर किया उसका कंपोजिशन मान लो मोल फ्रैक्शन के टर्म में वाई है, एंड जो बी वेपर का कंपोजिशन मोल फ्रैक्शन के टर्म में वाई बी मान लो। तो इसमें कौन सा रूल लगेगा, ये क्या है, दोनों गैस के फॉर्म में होगा तो गैस गैस सॉल्यूशन होगा। तो गैस गैस सॉल्यूशन में राउल्स लॉ नहीं लगता, राउल्स लॉ सिर्फ और सिर्फ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्युबिलिटी में ही लगता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड में लगता है। गैस के सॉल्यूशन में कौन सा रूल लगेगा, इसमें लगेगा डेल्टॉन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो इसमें डेल्टॉन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लगेगा। तो डेल्टॉन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ जो ए अपना गैस होगा यानी कि वेपर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए वेपर विल इक्वल टू क्या होगा, पी टोटल यानी कि दोनों वेपर का पार्शियल प्रेशर को मिक्स कर दे इनटू उसके उसी वेपर का कंपोजिशन। ओके, तो पी इक्वल टू पी टोटल इनटू वाई है। सिमिलरली पी बी को हम लोग लिख सकते हैं पी टोटल इनटू वाई ऑफ बी, वाई मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, बी वेपर। तो ये दो फॉर्मूला डेल्टॉन्स लॉ से मिल गया अपने को। नाउ अगर हमें कंपोजिशन इन वेपर फेस, कंपोजिशन ऑफ ए निकाल देते हैं ए वेपर, तो ये हो जाएगा इधर से देखो वाई ऑफ ए इक्वल टू पी ए डिवाइडेड बाई पी टोटल करना पड़ेगा, पी ए डिवाइडेड बाई पी टोटल। तो इस बार क्या हम लोग पी ए को इधर से भी लिख सकता हूँ मैं, दोनों को मैं अप्लाई कर दूंगा, राउल्स लॉ अप्लाई कर दूंगा मैं डेल्टॉन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में। ओके, तो पी ए को मैं लिख दूंगा पी नॉट ए में काई ए, एंड पी टोटल को मैं लिख दूंगा पी ए पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। तो ये हो गया अपना concentration composition in vapor phase of A, composition of vapor A and then composition of vapor B। Similarly y b इक्वल टू क्या करूँगा मैं, पी बी अपन में पी टोटल करना पड़ेगा। सिमिलरली मुझे पी नॉट बी काई बी अपन में पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी मिल जाएगा। इजी है। ओके, तो हम लोगों ने कंपोजिशन इन वेपर फेज देख लिया। इसका जो फॉर्मूला होता है क्या क्या होता है, वाई एंड वाई बी इक्वल टू पी बी अपन में पी टोटल ऐसे याद कर लो, देन वाई इक्वल टू पी अपन में पी टोटल ऐसे याद कर लो, बाकी डेरिवेशन आप लोग कर सकते हो। ओके, इस बार हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, दो टाइप का सॉल्यूशन पढ़ेंगे इस बार हम लोग, एक होता है आइडियल सॉल्यूशन, दूसरा होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन कौन सा होता है, जो कि राउल्स लॉ को फॉलो करे ओवर देयर एंटायर कंपोजिशन, फॉलोज राउल्स लॉ ओवर द एंटायर कंपोजिशन। एंड सिमिलरली जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा वो फॉलो नहीं करेगा राउल्स लॉ को। ओके, डू नॉट फॉलो कुछ इंस्टेंट में कर भी सकता है लेकिन एंटायर कंपोजिशन में नहीं करेगा। ओके, कुछ कंपोजिशन में कर भी सकता है, डू नॉट फॉलो राउल्स लॉ over the entire composition। ओके, चलिए आइडियल सॉल्यूशन मतलब राउल्स लॉ को अगर फॉलो करेगा तो राउल्स लॉ का जो फॉर्मूला होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इन द सॉल्यूशन विल बी, उसको भी फॉलो करेगा, पी नॉट काई ए के बराबर हो जाएगा, एंड पी बी इक्वल टू पी नॉट बी काई बी के बराबर हो जाएगा, एंड पी टोटल जो होता है वो हो जाएगा पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। लेकिन ये फॉलो नहीं करता, नॉन आइडियल सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता। सो इसी वजह से जब पी ए होगा इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी काई बी, सिमिलरली पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इसका अगर ग्राफ बनाए तो कैसा ग्राफ बनेगा, काई ऑफ ए इसमें मान लो 0 है, काई ऑफ बी मान लो इसमें 1 है, इसमें मान लो काई ऑफ ए 1 है तो काई ऑफ बी 0 होगा। तो ये है पार्शियल प्रेशर का इधर की तरफ है मोल फ्रैक्शन। तो ग्राफ जो राउल्स लॉ पे बनता था इस तरीके से बनता था, ये होता था पी टोटल। ओके, नेक्स्ट पेज अच्छे से बनाते हैं। ओके, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, इसमें मान लो ये है मोल फ्रैक्शन का ग्राफ राउल्स लॉ का, ये है प्रेशर का ग्राफ। तो इधर एक्स ए मान लो, मोल फ्रैक्शन पे मान लो 0, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का हो जाएगा 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इधर मान लो 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो जाएगा 0। तो अगर हम लोग ग्राफ बनाए कुछ इस तरीके से बनेगा, इसका ये जो पॉइंट में है काई 1 है, सो पी ऑफ ए हो जाएगा पी नॉट ए के बराबर। ये ग्राफ है पी बी का, तो पी बी इधर हो जाएगा काई बी 1 है तो पी नॉट बी, और ये है अपना पी टोटल। ओके, इस ग्राफ को फॉलो करेगा राउल्स लॉ का। बाकी इसका ग्राफ देखते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ इस तरीके से बनता है, काई ए इक्वल टू 0 होगा, काई बी इक्वल टू 1 होगा, जल्दी से बना देता हूँ। ओके, काई इक्वल टू 1 होगा, काई बी इक्वल टू 0 होगा, एंड इधर पार्शियल प्रेशर होना चाहिए था इस तरीके से, पी नॉट ए पी नॉट बी इस तरीके से होना चाहिए था, ये होना चाहिए था पी टोटल। लेकिन ग्राफ फ्लक्चुएट कर जाता है। ओके, या तो इस तरीके से चला जाएगा या तो इस तरीके से चला जाएगा या तो इस तरीके से चला जाएगा। ओके, ग्राफ जो होना चाहिए था वो नहीं होता, इसी वजह से नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बाकी पॉइंट देखो इधर, ये एक सॉल्यूशन सॉरी ये एक सॉल्यूशन मान लो प्लस आइडियल सॉल्यूशन का देख लो बी बी ये एक सॉल्वेंट है मान लो, दोनों मिलकर क्या बना रहा है 2a b एक सॉल्यूशन बना रहा है। ओके, तो इसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा थ्रू आउट द कंपोजिशन सेम रहेगा। ओके, ए का इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा वो बी के इंटरमोलिकुलर फोर्स इक्वल होगा, जो कि ए बी के इंटरमोलिकुलर फोर्स इक्वल होगा, मतलब तीनों का इंटरमोलिकुलर फोर्स सिमिलर है। इसी वजह से देखो यही रीजन है कि ये आइडियल सॉल्यूशन है, यानी कि एंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन में ओबे करता है राउल्स लॉ। क्यों करता है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स उसका हमेशा इक्वल होता है। ओके, सो अगर इधर की बात करें मैं तो ए प्लस बी बी 2a b, इसमें क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होगा इक्वल नहीं होगा, इज इक्वल टू बी बी इज इक्वल टू ए बी। ओके, इसी वजह से ये फ्लक्चुएट करता है। बाकी डेल्टा अगर एच मिक्सर का निकालो, मैं होमोजेनियस मिक्सर सॉल्यूशन का निकालो, क्या आ जाएगा, कुछ भी सेंस ही नहीं आ रहा है तो 0 आ जाएगा। सेंस इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसमें देखो डेल्टा एच ऑफ मिक्सर क्या आ जाएगा, इसमें नॉन इक्वल 0 आएगा क्योंकि चेंज आ रहा है, एंड डेल्टा वी ऑफ मिक्सर भी क्या आ जाएगा, नॉन इक्वल 0 आ जाएगा। लेकिन एक सेकंड में बात करना चाहूँगा, जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आइडियल हो या फिर नॉन आइडियल हो, आइडियल हो या फिर नॉन आइडियल हो, इसका डेल्टा एंट्रोपी मिक्सर का हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है, एंड गिव्स फ्री एनर्जी हमेशा एक मिक्सर का क्या आता है, नेगेटिव आता है।
इस बात को याद रखना। आइडियल हो या ना आइडियल सोल्यूशन ना हो उसका डिपेंड नहीं करता। ओके, तो अभी एग्जाम्पल स्टोरी देखिए। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो अपने को क्या पता चल गया कि आइडियल सोल्यूशन होता क्या है। आइडियल सोल्यूशन होता है कि मतलब इंटरनल मोलिकुलर फोर्स सेम है उसका बोन्ड का, मतलब बोन्ड का जो लेंथ होगा फिर बोन्ड का टाइप होगा वो सभी सही सिमिलर टाइप का ही होगा। तो मतलब दो सिमिलर टाइप ऑफ कंपाउंड अगर क्या एक सोल्यूशन फॉर्म कर रहा है तो वो हमेशा एक आइडियल सोल्यूशन होगा। सिमिलरली दो अगर कंप्लीट अलग अलग सोल्यूशन अगर कंपाउंड मिलकर एक सोल्यूशन बना रहा है तो वो हमेशा नॉन आइडियल होगा। ओके, यानी कि इसका रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी नहीं होता, एंडोथर्मिक भी नहीं होता। इस वजह से डेल्टा एच मिक्सर हम लोगों को 0 के बराबर मिल गया, लेकिन ये एंडोथर्मिक या फिर एक्सोथर्मिक होता है। ओके, तो एग्जांपल्स की तरफ हम लोग लिखिए तो अगर मैं लिखूँ इथेन प्लस प्रोपेन, ये दोनों क्या है, सिमिलर टाइप ऑफ कंपाउंड है। इथेन भी एक क्या है हाइड्रोकार्बन है, प्रोपेन भी एक हाइड्रोकार्बन है। ओके, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी कार्बन है, हाइड्रोजन है, तो इसी वजह से ये लोग क्या है आइडियल सोल्यूशन है। दूसरा मैं बात कर लेता हूँ C2H5Cl प्लस C2H5Br, ये भी सिमिलर कंपाउंड है। देखो क्लोरीन ब्रोमीन ये दोनों तो एक ही ग्रुप का आता है एंड इसमें कार्बन हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन है, तो ये आइडियल सोल्यूशन हो जाएगा। सिमिलरली इसमें नॉन आइडियल सोल्यूशन का एग्जांपल देखो अल्कोहल प्लस वाटर। अल्कोहल क्या कार्बन का एक कंपाउंड है, H2 में कार्बन ही नहीं है तो ये नॉन आइडियल होगा, बोन का डिफरेंस होगा बहुत सारा, इसी वजह से नॉन आइडियल होगा। देन देख लो एसिड प्लस H2 एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो एक्सोथर्मिक हो या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर आ जाए तो वो नॉन आइडियल सोल्यूशन होगा। बाकी हम लोग अभी नॉन आइडियल सोल्यूशन को भी दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, इधर मैं लिखता हूँ नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन मतलब क्या था, डेल्टा एच मिक्सर इज इक्वल 0 था, तो डेल्टा एच मिक्सर इज इक्वल 0 है मतलब क्या है, या तो ग्रेटर देन 0 होगा या तो लेस देन 0 होगा। नेक्स्ट एक और बात, डेल्टा वी मिक्सर क्या था, इज इक्वल 0 था। सिमिलर बात आ जाती है, डेल्टा वी मिक्सर ग्रेटर देन 0 हो सकता है या फिर लेस देन 0 हो सकता है, 0 नहीं है तो। ओके, तो इसी को देखते हुए हम लोग दो टाइप का नॉन आइडियल सोल्यूशन फिर से, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, दूसरा होता है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो ऐसे देख लेते हैं पॉजिटिव डेविएशन ऑफ राउल्स लॉ को हम लोग कैसे पहचानेंगे। ओके, पॉजिटिव डेविएशन ऑफ राउल्स लॉ हो रहा है तो इसमें होता है वीक बॉन्ड इन सॉल्यूशन, इसी वजह से जो अपना डेल्टा एच होगा ये सब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ऐसे मान लो कि अगर हमारे लाइक पढ़ाई के टाइम पर रेडिएशन ये वगैरह अगर नहीं आएगा, वीक होगा, तो क्या होगा, अपना जो रिजल्ट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि बढ़ जाएगा। ओके, ऐसे याद रख लो, तो पॉजिटिव में आता है तो पॉजिटिव डेफिनेशन ऑफ राउल्स लॉ वीक बॉन्ड इन सॉल्यूशन होता है। ओके, सो वीक बॉन्ड इन सॉल्यूशन होगा मतलब डेल्टा एच ऑफ मिक्सर विल बी पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव में आएगा। ओके, देखना डेल्टा वी ऑफ मिक्सर भी पॉजिटिव में आएगा। बाकी जो पी ए राउल्स लॉ को फॉलो तो नहीं करता था तो इक्वल तो नहीं होगा ना, क्योंकि ये भी नॉन इक्वल सॉल्यूशन का एक पार्ट है ना, तो पी ए विल बी ग्रेटर देन पी नॉट ए का ए। सिमिलरली पी बी विल बी ग्रेटर देन पी नॉट बी का बी। सिमिलरली पी टोटल विल बी ग्रेटर देन पी नॉट ए का ए प्लस पी नॉट बी का बी। एंड देन देखो ए प्लस ए सॉरी ए प्लस बी बी कंपाउंड मिलकर बना रहा था 2AB। इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स देखो, इंटरमोलिकुलर फोर्स तो देखो मैंने क्या कहा, जो मिक्सर सॉल्यूशन का बॉन्ड है वो वीक है, तो AB का बॉन्ड वीक होगा, तो AA और BB का जो बॉन्ड होगा वो ज़्यादा होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होगा AB के इंटरमोलिकुलर फोर्स से। यही रीजन है कि वीक बॉन्ड इन सॉल्यूशन बना देता है, इसी वजह से क्या आता है पॉजिटिव डेविएशन आता है। ओके, क्यों, इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है एंड इसी वजह से वीक बॉन्ड है मतलब डेल्टा एच मिक्सर ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, सब कुछ पॉजिटिव में आ जाएगा। नेक्स्ट इसकी बात कर ले तो इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स इन सॉल्यूशन देखने को मिलता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इन सॉल्यूशन देखो, रिलेशनशिप में अगर हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो क्या होगा, अपना जो क्लास 12 या फिर 11 का नंबर होगा वो कट जाएगा। ओके, तो डेल्टा एच ऑफ मिक्सर क्या हो जाता है, नेगेटिव में चला जाता है, यानी कि ये हो जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये होता है एंडोथर्मिक में बोल सकते हैं एंडोथर्मिक, एंड ये होता है एक्सोथर्मिक। ओके, नेगेटिव डेविएशन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, पॉजिटिव डेविएशन एंडोथर्मिक होता है। साइन से भी पता चल रहा था कि डेल्टा वी मिक्स क्या होगा, लेस देन 0 होगा। सिमिलरली पी ए से पी नॉट ए का ए ग्रेटर हो जाएगा, पी बी से ग्रेटर हो जाएगा पी नॉट बी का बी, देन पी टोटल से ग्रेटर हो जाएगा पी नॉट ए का ए प्लस पी नॉट बी का बी। अगर हम लोग बॉन्ड की बात करें, इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करें तो देखो BB तो ये बना रहा है, ये सॉल्यूशन बना रहा है। ओके, ये कंपाउंड लिक्विड कंपाउंड, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स की अगर हम लोग बात करें तो कैसा होगा इंटरमोलिकुलर फोर्स, देखो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो बॉन्ड का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा सॉल्यूशन का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इन सॉल्यूशन है तो इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स इससे ज़्यादा होगा, तो AA और BB ज़्यादा AB है इंटरमोलिकुलर फोर्स के अकॉर्डिंग। ओके, तो अगर हम लोग ग्राफ बनाए, ग्राफ इधर देख लो, ग्राफ किस तरीके से बनेगा। ओके, सो बनना चाहिए था तो ऐसे आइडियल सॉल्यूशन में इस तरीके से बनता है, जब पी नॉट बी है ये, पी नॉट ए है ये है टोटल। लेकिन देखो पॉजिटिव डेविएशन आ जाती है, मतलब सब कुछ ऊपर से चला जाता है, सब कुछ ऊपर से चला जाता है। ओके, तो अल्टीमेटली देखो जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट लो होगा कि हाई होगा। देखो बॉइलिंग पॉइंट ये जो होती है इसको हम लोग बोलते हैं, ये वाला लाइन ये है प्रेशर एक्सटर्नल लाइन। तो अगर कोई भी एक ऐसी टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं, टेम्परेचर एट व्हिच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज इक्वल टू प्रेशर एक्सटर्नल। ओके, इधर से तो देखो ये था अपना पी टोटल आइडियल सॉल्यूशन से भी ज़्यादा अच्छा हो गया, ये तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे लो हो जाएगा। ओके, इधर बॉइलिंग पॉइंट लोएस्ट, बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, बॉइलिंग पॉइंट होता है किसी भी लिक्विड के लिए एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें प्रेशर एक्सटर्नल लिक्विड हो जाए, किससे, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड के बराबर। तो मैं लिखूंगा ओके, आपके पॉइंट लिखते हैं, पहले इसका ग्राफ बना देते हैं, नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ बना देते हैं। 0 का एफ इक्वल टू 1, आइडियल में ऐसा बनना था।
लेकिन इस बार क्या है, निगेटिव में है सब कुछ, नेगेटिव डेविएशन में सब कुछ नीचे से चला जाएगा। इस तरीके से होगी ग्राफ। ओके, अब समझ में आ गया होगा। इसमें देखो ये है पी टोटल, जब वेपर प्रेशर अब टोटल है, अब देखो ये है अपना पी एक्सटर्नल, तो कितना ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। ओके, तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा हाई है, इसका बॉइलिंग पॉइंट लोएस्ट है। बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें हम लोग, बॉइलिंग पॉइंट की बात करता हूँ, टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट होता है टेम्परेचर एट व्हिच प्रेशर एक्सटर्नल इक्वल हो जाए टोटल वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड ऑफ ए सॉल्यूशन, मतलब लिक्विड सॉल्यूशन। ओके, तो वेपर प्रेशर क्या, बॉइलिंग पॉइंट क्या पता चला आप लोगों को, बॉइलिंग पॉइंट होता है एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें प्रेशर एक्सटर्नल लिक्विड हो जाए टोटल वेपर प्रेशर की। ओके, तो एग्जांपल की अगर बात करें हम लोग पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल, तो पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल ऐसा एग्जांपल होगा जिसमें क्या बन रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन बन रहा है, यानी कि हीट क्या एवोल्व नहीं हो रहा। ओके, सॉरी एक्सोथर्मिक नहीं, एंडोथर्मिक है। ओके, क्या बोला मैं, H2 प्लस एल्कोहल एक एग्जांपल हो जाएगा अपना पॉजिटिव डेविएशन। अगर नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल है H2 प्लस कोई सा भी एसिड को बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमेशा वो होगा। ओके, प्लस एसिड प्लस बेस, ये भी क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ जो कि एनसीईआरटी का एग्जांपल है। ओके, जो है क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन मिलकर क्या बना देता है, वो हमेशा नेगेटिव डेविएशन का सॉल्यूशन बनाता है। ओके, तो क्लोरोफॉर्म का कैसा है, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ ट्रिपल, इस तरीके से 3 सिंगल बॉन्ड बनेगा क्लोरीन के साथ। बाकी एसीटोन होता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ 2 CH3 ग्रुप, इस तरीके से जुड़ा होगा। ये है अपना एसीटोन, ये है अपना क्लोरोफॉर्म। दोनों इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन रिएक्शन होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इसी वजह से इसका जो बॉन्ड होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इन द सॉल्यूशन मतलब क्या, नेगेटिव डेविएशन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बैठे। ये सॉल्यूशंस के बाद पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन के बाद हम लोग पढ़ते हैं इस बार एजियोट्रॉप्स के बारे में। तो एजियोट्रॉप्स क्या होता है, ट्रॉप्स होते हैं ऐसे मिक्सर्स जिसके पास कांस्टेंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। मिक्सर्स हैविंग कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, पहला शर्ट तो ये हो गया कि कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होना पड़ेगा उस मिक्सर का। एंड वेपर फेज का या लिक्विड फेज का कंपोजिशन सेम होना पड़ेगा, एंड सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। ओके, तो यानी कि x1 इक्वल टू y1 के बराबर होना पड़ेगा, x2 बराबर y2 के बराबर होना पड़ेगा। ओके, y क्या है, वेपर फेज में सम मोल फ्रैक्शन है। एंड एजियोट्रॉप्स को हम लोग क्या नहीं कर सकते, दे कैन नॉट सेपरेट, इसको सेपरेट नहीं कर सकते हम लोग डिस्टिलेशन से। ओके, सेपरेट बाय डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन मेथड से एजियोट्रॉप्स को सेपरेट हम लोग नहीं कर सकते। एजियोट्रॉप के बेसिस पे दो टाइप का एजियोट्रॉप्स हो सकते हैं, एजियोट्रॉप्स दो टाइप का हो सकते हैं। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप हो सकता है, या फिर मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स हो सकता है। तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स होगा, बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम है, तो ये क्या होगा, ये होगा अपना नेगेटिव डेविएशन। ओके, एंड मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है तो ये हो जाएगा अपना पॉजिटिव डेविएशन। रिलेट कर पा रहे हो आई होप आप लोग। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इस बार ओके एजियोट्रॉप्स के बारे में पढ़ लिया। ओके, जिसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इस बार राउल्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। कैसे इसको पढ़ेंगे, राउल्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ कब, इस बात को याद रखना। पहले राउल्स लॉ होता क्या है, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ क्या होता है, अगर प्रेशर ऑफ किसी भी चीज़ का प्रेशर सही हमें तो क्या करना पड़ेगा, पी नॉट, उसका पी नॉट लेना पड़ेगा एंड इसका मोल फ्रैक्शन लेना पड़ेगा। ओके, अगर हेनरीज लॉ में सेम चीज़ का प्रेशर हम लोग ले क्या होगा, ये राउल्स लॉ किसमें अप्लाई है, लिक्विड सॉल्यूशन में, हेनरीज लॉ अप्लाई है अपना गैस लिक्विड के सॉल्यूशन, तो इसमें KH इंटू मोल फ्रैक्शन लेना पड़ेगा। ओके, तो इसमें अगर पी तो सेम है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, मान लो तो अगर राउल्स लॉ जो स्पेशल काइंड ऑफ हेनरीज लॉ होना पड़े तो क्या होना पड़ेगा, जो पी नॉट का वैल्यू के हेनरीज कांस्टेंट के वैल्यू के इक्वल होना पड़ेगा। और क्या हो सकता है दूसरा, पहला तरीका तो पी नॉट का वैल्यू KH के बराबर हो जाए तब होगा राउल्स लॉ इज स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। एंड दूसरा बात इफ यह लिक्विड का सॉल्यूशन है, गैस एंड लिक्विड का सॉल्यूशन, तो लिक्विड अगर गैस बन जाए तब भी क्या हो जाएगा, राउल्स लॉ हेनरीज लॉ का स्पेशल केस बन जाएगा। इफ लिक्विड इज सो volatile that it becomes vapor। ओके, देन क्या होगा, तब भी जो राउल्स लॉ है वो स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ बन जाएगा। ओके, तो देन हम लोग देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर्स। ओके, कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर्स देख लेते हैं। मिक्सचर्स पहला जो प्रॉपर्टी है, दो प्रॉपर्टी मिक्सचर्स को डिवाइड कर सकते हैं दो प्रॉपर्टी में। पहला प्रॉपर्टी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी, दूसरे टाइप की प्रॉपर्टी को बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी होती है इसको पहले कर लेते हैं हम लोग। ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्स के बेसिस पे डिपेंड करता है, साइज के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ बॉन्डिंग के ऊपर डिपेंड करता है, इन सब फैक्टर के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी डिपेंड करता है। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी हो सकता है। जो वेपर प्रेशर होता है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी होता है, तो इसमें लिख देता हूँ वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स से। ओके, तो अगर वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर का हम लोग ग्राफ बनाए, तो वेपर प्रेशर है, ये टेम्परेचर है। ओके, तो अगर ऐसा ग्राफ बनाए तो हमेशा क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ आएगा इस तरीके से। ओके, लिख देता हूँ एक्सपोनेंशियल ग्राफ। देन दूसरा अपना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, देन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, ये सब क्या हो जाएगा अपना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी हो जाएगा। इसको बॉइलिंग पॉइंट को TB से लिखा जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट को TF से। नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है,
देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं जो डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटरमोलिकुलर फोर्स हो गया, साइज हो गया, देन नेचर ऑफ बॉन्डिंग हो गया, और एनी रिलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड पार्टिकल। इट ओनली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। ओके, इसके ऊपर डिपेंड करता है सॉलिड पार्टिकल्स के जो रिलेटिव प्रॉपर्टीज है उनके ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेकिन सॉलिड प्रॉपर्टीज कितने नंबर में प्रेजेंट होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स बट doesn't depend upon the size, the molecular force, common nature, or any relative quantity of the solid। तो इसमें हम लोगों ने एक बात मिस कर दिया। ओके, जो वेपर प्रेशर होते हैं, देखो वेपर प्रेशर इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड अपॉन मास वॉल्यूम। ओके, मास वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि एक कंटेनर पे अगर मास बढ़ा भी दे तो वेपर प्रेशर नहीं बढ़ेगा। ओके, और समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो हम लोगों ने बात किया कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में भी। प्रॉपर्टी में देखो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल अगर बढ़े, सॉल्यूट पार्टिकल अगर बढ़ जाए तो वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ेगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में इंक्रीज हो जाएगा। ओके, क्योंकि क्या है, डिपेंड करता है ना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली डिपेंड करता है किसके ऊपर, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स के। ओके, तो हमारे सिलेबस में 4 काइंड ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है पढ़ना है। जो पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है इसको याद रख लो, इसको RLVP से याद रख लो। इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP। ओके, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देन दूसरे नंबर पे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो इसको डेल्टा PB से लिखा जाता है। ओके, थर्ड होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखो अगर रिलेटिव लोअरिंग हो गया, वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर क्या हो गया, लो हो गया, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आएगा ही आएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट। हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी वेपर प्रेशर की प्रॉपर्टीज में पढ़ लिया। देन डिप्रेशन, अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी होगा। ओके, तो डेल्टा TF लिखते हैं इसको। एंड फोर्थ वाला है, इसको बोलते हैं हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, तो फोर्थ अपना जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये है ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको पाई से डिनोट किया जाता है। ओके, तो अब एक एक करके इसको पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले एक केस देख लो इधर, ये मान लो एक कंटेनर है, इसमें ओनली क्या है, एक वोलेटाइल, ओनली वन वोलेटाइल सॉल्वेंट है। ओके, इसमें मान लो ओनली एक वोलेटाइल सॉल्वेंट है, क्योंकि हम लोगों ने इधर रख दिया इस तरीके से। ये सॉल्वेंट क्या करेगा, जो वेपर रिलीज करेगा, मान लो इसका मोल फ्रैक्शन, इसका कॉन्सेंट्रेशन है x। ओके, x1 मान लो सॉल्वेंट का नंबर 1 है, तो इसका जो टोटल प्रेशर होगा P इक्वल टू कितना होगा, P इक्वल टू होगा अपना P01, यानी कि सॉल्वेंट का जो प्योर स्टेट में प्रेशर होगा इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर इसको मैं फर्दर लिख दूँगा, मोल एक ही चीज़ है, देखो इसमें ओनली सॉल्वेंट है, इसमें सॉल्यूट है ही नहीं, कोई भी सॉल्यूट नहीं है, तो मोल फ्रैक्शन तो सीधा 1 हो जाएगा। तो P01 P का वैल्यू कितना हो गया, P01 के। बाकी इसमें देखो नेक्स्ट केस देख लेते हैं। दूसरे केस में हम लोगों ने क्या लिया, सेम बकेट है, सेम इसमें प्रेशर था, सेम इसमें हम लोगों ने क्या किया, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, एडिंग ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ओके, हम लोगों ने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें ऐड कर दिया, तो क्या होगा, देखो सेम वेपर ही क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो जो वेपर प्रोड्यूस होगा उसका अगर हम लोग पार्शियल प्रेशर निकाले, यानी कि अगर टोटल पार्शियल प्रेशर निकाले जो सॉल्यूशन का, क्या आएगा, सेम P01 Chi1 प्लस क्या आएगा P02 Chi2 आएगा, टोटल प्रेशर निकाले तो। लेकिन देखो फर्स्ट देखो सॉल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल है, तो ये तो कुछ भी ना प्योर स्टेट में भी, यानी कि P02 का वैल्यू 0 हो जाएगा, P इक्वल टू P01 Chi1 के वैल्यू के बराबर हो जाएगा। ओके, तो इसमें अगर हम लोग देखो, इसमें अगर P का वैल्यू में निकालो, P01 का वैल्यू में निकालो क्या होगा, P अपन में Chi1 होगा। तो इसमें देखो अभी इन दोनों को कंपेयर करो, कंपेयर करके मुझे ये बात देखने को मिल जाएगा कि जो इसमें तो P0 के इक्वल था, लेकिन इस केस में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद तो P01 का वैल्यू है P से ज़्यादा है, क्योंकि देखो Chi1 से P को डिवाइड करने पे ये मिलता है, तो इसका वैल्यू ऑब्वियसली क्या होगा, इसका वैल्यू कम होना पड़ेगा। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को। 1 क्या होगा, Chi1 फ्रैक्शन में होगा ना, तो 1 से कम है Chi1 का वैल्यू, तो ये कम होना पड़ेगा, तभी इसके बराबर होगा, तो अपने को मिलता है P1 ग्रेटर देन P। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को। क्यों, कब होता है ये, जब एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एक वोलेटाइल सॉल्वेंट की सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है, तब होता है ये। ओके, चलिए हम लोगों ने इस बात को नेक्स्ट अभी देखते हैं। अपना पहला जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का टर्म था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओके, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर देख लेते हैं हम लोग, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओके, इस वाले केस से बनेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अगर करना है हमें, तो मैं डेल्टा P से लिखता हूँ। डेल्टा P किसके बराबर आ जाएगा अपना, किसका ज़्यादा वैल्यू था, इसका ज़्यादा वैल्यू था, तो इसका इतना माइनस इतना होगा, P01 माइनस P होगा, P01 P का वैल्यू ये था P01 इंटू Chi1, मैं लिख देता हूँ P01 इंटू Chi1। ठीक है, P01 को अगर मैं कॉमन ले लूँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस Chi1 का वैल्यू हो जाएगा, तो P01 इंटू इसको मैं Chi2 लिख सकता हूँ। ओके, तो देखो डेल्टा P किसके बराबर आ गया, P01 इंटू Chi2 के बराबर आ गया। ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये सॉल्वेंट के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, सॉलिड के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। ओके, सॉल्वेंट के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, सॉलिड के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। तो ये क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्यों नहीं है, ओनली सॉलिड के ऊपर, सॉलिड के नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। लेकिन ये तो सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है और नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी है। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर देख लिया, इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकाल लिया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल्स टू क्या होगा, ये होगा डेल्टा P, यानी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को डिवाइड कर दो P01 से। ओके, तो ये हो जाएगा अपना डेल्टा P का वैल्यू कितना है, P1 Chi2 था, P01 तो इक्वल टू Chi2 हो गया। ओके, जैसे Chi2 को हम लोग कर सकते हैं। अभी देखो ये ओनली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सॉल्यूट के नंबर के ऊपर, ओनली नंबर ऑफ सॉलिड के ऊपर। ओके, तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी।
तो काई टू को हम लोग लिख सकते हैं N2 अपन में N1 प्लस N2। ओके, तो एक स्पेशल केस अगर इफ देख लो, अगर कि हो क्या हो गया, काई टू का वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल आ गया, वेरी स्मॉल, फिर डेल्टा पी का जो वैल्यू है वो वेरी स्मॉल आ गया, तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का वो बहुत ही ज़्यादा कम आ गया, या फिर जो N1 है वो बहुत ही ज़्यादा है N2 से। इन केसेस में क्या हो जाएगा, जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है RLVP का जो हो जाएगा डेल्टा पी अपन में P01 ये सब यूज़ कर ही सकते हैं, P01 में काई टू इंटू P01 डिवाइडेड बाय P02 काई टू इक्वल टू, तब क्या हो जाता है देखो इन केसेस में N1 प्लस N2 को हम लोग लिख सकते हैं ओनली N1। ओके, N2 का वैल्यू अगर बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, तो काई टू का वैल्यू बहुत स्मॉल है, N1 से बहुत स्मॉल है N2, डेल्टा पी का वैल्यू बहुत स्मॉल है, तब N1 प्लस N2 को N1 से लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा N2 को N1। ओके, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। ओके गाइस, इसमें नेक्स्ट अपना सेकंड जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है उसको पढ़ लेते हैं। सेकंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है जब अपना क्या होगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल था अपना, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल था वेपर प्रेशर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको कैसे लिखते हैं, डेल्टा टीवी से लिखा जाता है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीवी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको ग्राफ देखना पड़ेगा उसके लिए। तो इधर टेम्परेचर का ग्राफ और इधर प्रेशर का ग्राफ, ये है प्रेशर एक्सटर्नल। ओके, तो ये मान लो प्योर, ये है अपना प्योर सॉल्वेंट, ये है अपना मिक्सर या फिर सॉल्यूशन ग्राफ। तो ये वाला हो जाएगा अपना टीबी, ये वाला टीबी इनिशियल हो जाएगा एंड ये वाला टीबी फाइनल हो जाएगा, है ना, टीबी फाइनल। तो अगर हम लोग टीबी डेल्टा टीबी करेंगे तो टीबी फाइनल माइनस टीबी इनिशियल करेंगे। टीबी फाइनल मतलब किसका, जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो, एंड जो टीबी इनिशियल है वो है अपना सो प्योर सॉल्वेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तभी ये जो बीच का ये है यही डेल्टा टीबी है। ओके, तो जो डेल्टा टीबी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी के। तो डेल्टा टीबी का फॉर्मूला इससे भी दे सकते हैं मोलालिटी, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, केबी को, केबी होता है विलोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं, विलोस्कोपिक कांस्टेंट, या फिर और क्या बोला जाता है इसको, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। ओके, तो इस बार केबी के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं हम लोग। जो केबी है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, विलोस्कोपिक कांस्टेंट, विलोस्कोपिक कांस्टेंट। तो इसका अगर अपने को डेफिनेशन देना है तो कैसे डेफिनेशन देंगे, इट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इन 1 मोलर सॉल्यूशन। ओके, तो ऐसा दे सकते हैं, इट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इन 1 मोलर सॉल्यूशन। जो केबी होता है डिपेंड्स अपॉन, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन ओनली सॉल्वेंट। ओके, सॉल्वेंट के ऊपर ही ओनली डिपेंड करता है, ये सॉलिड के ऊपर डिपेंड नहीं करता। लेकिन जो डेल्टा टीबी था ये क्या था, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था, ये ओनली सॉलिड के ऊपर डिपेंड करता है, ओनली सॉलिड के नंबर के ऊपर। लेकिन केबी किसके ऊपर डिपेंड करता है, ओनली सॉल्वेंट के ऊपर। तब अगर हम केबी का फॉर्मूला लिखें तो क्या हो जाएगा, आर टीबी का होल स्क्वायर एम अपन में 1000 टू डेल्टा एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ओके, ये वाला हो जाएगा। इसमें टीबी क्या है, टीबी है अपना बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, कैपिटल एम क्या है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, देन डेल्टा इट्स वेपोराइजेशन क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट का वेपोराइजेशन। ओके, आर क्या है, आर को किसमें लिखना है, आर को अपने को लिखना है 1/12 लीटर एटीएम में लिखना है, लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। ओके, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने ये कंप्लीट कर दिया है। तो अभी मैं इधर ग्राफ बनाऊंगा तो उसका ऑर्डर हमको देखना है। लेकिन देखो, एक केबी का वैल्यू फॉर H2 कि वाटर के लिए जो केबी का वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, बॉइलिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट का वैल्यू 0.52 केल्विन पर किलोग्राम पर मोल होता है। इस बात को याद रख लेना। ओके, ग्राफ बना दिया, इसमें ऑर्डर रखने को पूछा है। मान लो ये प्योर सॉल्वेंट है, ये पहला मिक्सर है, ये दूसरा मिक्सर है, तीसरा मिक्सर है। तो पहला पूछा है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। तो देखो हम देख सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ये वाला हो जाएगा, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, 3 का है, 2 का, 1 का। तो क्या हो जाएगा ऑर्डर 3 2 एंड 1। ओके, सो इसमें डेल्टा टीबी देखो, डेल्टा टीबी किसका सबसे ज़्यादा है, ये है अपना 3 नंबर का डेल्टा टीबी, ये होगा अपना 2 नंबर का डेल्टा टीबी, ये हो जाएगा अपना 1 नंबर का डेल्टा टीबी, 1 नंबर मिक्सर का। सबसे तो 3 का है, 2 का है, फिर से यही हो जाएगा ऑर्डर 2 का, 1 का। अभी मोलालिटी का ऑर्डर हो जाएगा, मोलालिटी डेल्टा टीबी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो सेम ऑर्डर आ जाएगा। वो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ओके, तो हम लोगों ने इधर कंप्लीट कर दिया है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और कॉन्सेप्ट। इस बार अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो तो थर्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा। थर्ड जो अपना थोड़ी गति प्रॉपर्टी होती है फ्री डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो डेल्टा टी एफ से लिखा जाता है। ओके, तो इधर ग्राफ देखते हैं हम लोग, ग्राफ कैसा होगा, ये तो प्रेशर वाला ग्राफ हो जाएगा और ये एक्सिस हो जाएगा अपना टेम्परेचर वाला। तो इधर देखना, ये आएगा अपना सॉलिड सॉल्वेंट। ओके, इसमें सॉलिड सॉल्वेंट को भी अपने को लिखना पड़ेगा। देन ये आ जाएगा अपना, सॉरी क्या गलत बना दिया हमने ग्राफ, इधर अच्छे से बनाते हैं। ओके, टेम्परेचर, ये अपना प्रेशर, ये अपना सॉलिड सॉल्वेंट, ये हो जाएगा अपना प्योर सॉल्वेंट, ये हो जाएगा अपना सॉल्यूशन। अभी देखो ये हो जाएगा TF एंड ये वाला हो जाएगा TF डैश, यानी कि TF डैश मतलब क्या, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट होगा TF। तो अभी अगर अपने को लिखना है कौन सा इनिशियल होगा कौन सा फाइनल होगा, डेल्टा TF इक्वल टू अगर अपने को लिखना है तो हम लोग लिखेंगे कि TF फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे, इनिशियल। तो कौन सा बड़ा है, इसमें हम लोगों को पता है कि डिप्रेशन आएगा, डिप्रेशन आएगा मतलब नेगेटिव में आना पड़ेगा ये टोटल टर्म। तो कौन सा बड़ा, अपने को छोटा माइनस बड़ा करना पड़ेगा, है ना। तो छोटा कौन सा है इसमें, इनमें से TF डैश छोटा है, FTF छोटा है, TF डैश छोटा है। तो हम क्या करेंगे, TF फाइनल कौन सा होगा, TF फाइनल है, ये वाला फाइनल है, ये वाला इनिशियल है, माइनस TF डैश करना पड़ेगा। डेल्टा TF इक्वल टू अपने को मिल गया TF माइनस TF डैश। अब समझ आ गया होगा आप लोगों को, फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन क्या आएगा, TF माइनस TF डैश। TF डैश क्या होता है, TF डैश होता है सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ योर सॉल्वेंट इज TF।
ओके, तो इसमें डेल्टा टी एफ भी क्या होता है, मोलारिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डेल्टा टी एफ को इक्वल टू के ऑफ फ्रीजिंग, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट सॉरी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है ये, या फिर इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोला जाता है। इसको बोला जाता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। कांस्टेंट ओके, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो इस बार के एफ की बात कर लेते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की बात कर लेते हैं। सेम इसी तरह ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ओनली सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है। इसका अगर डेफिनेशन देना है तो कैसे दे सकते हैं, इट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन। ओके, तो इसको ऐसे देंगे डेफिनेशन। के एफ का अपने को अगर वैल्यू निकालना है, सेम हो जाएगा आर, इसमें टी एफ का होल स्क्वायर हो जाएगा इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000 इंटू क्या हो जाएगा डेल्टा एच ऑफ, इस बार क्या वेपोराइजेशन था लेकिन इसमें क्या है फ्रीजिंग पॉइंट है, तो इसमें वेपोराइजेशन की जगह पे क्या होगा, डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन हो जाएगा। एंड फॉर वाटर के एफ का वैल्यू क्या है, H2O के लिए के एफ का वैल्यू होता है 1.86 केल्विन पर किलोग्राम पर मोल। और फॉर H2O के H का वैल्यू क्या था, जो अपना कांस्टेंट का एब्सोल्यूट कांस्टेंट या फिर जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, के बी का वैल्यू क्या था, वो था 0.52 केल्विन पर किलोग्राम पर मोल। ओके, ये वाला ग्राफ देखो, जैसे ये फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन में जो ऑर्डर का ग्राफ होगा। ओके, तो ये सॉलिड सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है। ओके, ये मिक्सर 1 मिक्सर 2 मिक्सर 3 है। तो अगर अपने को पहले पूछा है कि फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, हम लोग देख सकते हैं कि जो थर्ड वाला मतलब थर्ड मिक्सर है उसका सबसे कम है, देन सेकंड, देन फर्स्ट। तो 1 का सबसे ज़्यादा होगा, देन 2 का होगा, देन 3 का होगा। ओके, बाकी डेल्टा टी एफ किसका ज़्यादा होगा सबसे, डेल्टा टी एफ में देखो 1 के लिए डेल्टा टी एफ क्या है, इतना है, 1 के लिए डेल्टा टी एफ इतना है, देन 2 के लिए डेल्टा टी एफ कितना है, 2 के लिए इतना है, 3 के लिए इतना है। तो इसमें 3 का सबसे ज़्यादा है देखो डेल्टा टी एफ, देन 2 का, देन 1 का। एंड मोलारिटी डेल्टा टी एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसमें भी सेम ऑर्डर आ जाएगा 3 to 1। ओके, अपना जो लास्ट यानी कि फोर्थ जो अपना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था वो था ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको पढ़ लेते हैं। ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको पाई से डिनोट करते हैं और ये एब्सोल्यूट तारण होते हैं। ओके, अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा था एब्सोल्यूट क्वांटिटी होता है, अभी तक जितना भी पढ़ा था यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वो सब क्या था, वो सब रिलेटिव तारण था। ओके, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट क्वांटिटी होता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं, इट इज द प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को रुकाने के लिए जितना प्रेशर अपने को देना पड़ेगा उसी को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। अरे ऑस्मोसिस क्या होता है उसको देख लेते हैं सबसे पहले। ऑस्मोसिस होता है फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, फिर मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट थ्रू ए सेमी परमेबल वॉल, फ्रॉम किधर से किधर तक, सबसे पहले था प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, दूसरे नंबर पे हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट टू लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट। थर्ड नंबर पे हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट है तो लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट तो हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट। ओके, तो इसमें मान लो एक सेल है। ओके, 2% इसमें मास बाय वॉल्यूम इसका, एंड आउटसाइड में है 9% मास बाय वॉल्यूम। तो देखो 9% मास बाय वॉल्यूम मतलब क्या, 9 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है कितने में, 100 ml ऑफ वॉल्यूम, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में 9 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है, इसमें कितना सॉल्यूट है, 2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है। तो हमने क्या पढ़ा था, जो लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से ऑस्मोसिस किधर तक होगा, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट में होगा, तो ऑस्मोसिस इस तरीके से होगा इस केस में। अगर इसमें लो कंसंट्रेशन होता है, इसमें हाई कंसंट्रेशन होता सेल के अंदर, तो तब इस तरीके से होता। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को। इसमें जो देखो ये जो अपना ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, पाई किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है, एंड कंसंट्रेशन के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है। तो अगर पाई का फॉर्मूला अपने को पूछे तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ये हो जाएगा अपना यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। तो पाई इक्वल टू हो जाएगा अपना कंसंट्रेशन को मोलारिटी के तरह पे लिख सकते हैं हम लोग, MRT, ये दो फॉर्मूला हो जाएगा। तो आर को अपने को 1/12 लीटर पर एटीएम में लिख सकते हैं। ओके, इफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ टू सॉल्यूशन पाई 1 एंड पाई 2 रेस्पेक्टिवली। ओके, पाई 1 एंड पाई 2 क्या है, दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर है। इफ पाई 1 इक्वल टू पाई 2 हो जाएगा तब उन दो सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। लेकिन अगर पाई 1 क्या हो जाए, मान लो पाई 1 बराबर हो जाए पाई 2 से, तब क्या बोलेंगे, जो छोटा ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको हम लोग बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एंड जो बड़ा अपना ऑस्मोटिक प्रेशर वाला सॉल्यूशन है उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक पढ़ लेते हैं ऑस्मोसिस के बाद रिवर्स ऑस्मोसिस। ओके, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस होता है ऑस्मोसिस का उल्टा, यानी कि कोई पूछेगा रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस का उल्टा ऑस्मोसिस क्या होता था, ऑस्मोसिस होता था फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। इसमें उल्टा होगा, सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट तक होगा। ओके, तो द फ्लो ऑफ molecules of solvent through a semi-permeable membrane from किधर से किधर, from solution to pure solvent. okay
और ये रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस कब होगा? रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस कब होगा? जब अप्लाइड प्रेशर टू बी ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, अप्लाइड प्रेशर जब ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर होगा तब ये प्रोसेस हो जाएगा रिवर्स ऑस्मोसिस। तो अगर हम लोग इस तरीके से इधर में बनाता हूँ, रुको एक सेकंड, ये अपना सॉल्यूशन, ये मान लो प्योर सॉल्वेंट है ना। तो अगर इधर से इधर आने वाले इस प्रोसेस को क्या बोलते थे हम लोग? इस प्रोसेस को हम बोलते थे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस ये मान लो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ओके, इसको हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं। लेकिन सॉल्यूशन से अगर प्योर सॉल्वेंट तक चला जाए इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ, सिंपली आरओ लिखा जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस का एग्जांपल अगर पूछे तो क्या हो जाएगा? डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, ओके, डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर एक एग्जांपल हो जाएगा ऑफ सी वाटर। कैसे करते हैं डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर? सिंपल सा प्रोसेस है। ये मान लो अपना फ्रेश वाटर है, ये मान लो अपना सी वाटर है। तो फ्रेश वाटर क्या है? प्योर सॉल्वेंट है। ये क्या है? सी वाटर सॉल्यूशन है, सॉल्ट एंड वाटर की। तो अगर फ्रेश वाटर से सी वाटर तक जाए तो इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस बोलेंगे। ऑस्मोसिस, इसमें क्या प्रेशर लगेगा? ऑस्मोटिक प्रेशर लगेगा, है ना। इसको स्टॉप करने के लिए जो प्रेशर लगता है ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर से बड़ा प्रेशर हम लोग दे दें, कोई प्रेशर अप्लाई करके ऑस्मोटिक प्रेशर से भी चलेगा, तब क्या हो जाएगा? रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा, यानी कि सी वाटर से फ्रेश वाटर बन जाएगा। इसी को डीसैलिनेशन ऑफ वाटर ऐसा ही होता है, इसको रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को? इस बार हम लोग देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर इन मिक्सर देख लेते हैं, ओके। मिक्सर, इसमें दो केसेस पॉसिबल है। पहला केस देख लेते हैं हम लोग, केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या हो सकता है? देखो, ये मान लो कोई कॉन्सेंट्रेशन है, ओके, C1 एंड वॉल्यूम है V1 प्लस कोई कॉन्सेंट्रेशन है C2 प्लस V2, इन दोनों मिक्स होकर बना दिया क्या? कॉन्सेंट्रेशन C मिक्स एंड वॉल्यूम V मिक्स। इसमें अगर अपने को सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर अगर फाइंड करना है, यानी कि पाई ऑफ मिक्सर फाइंड करना है। पाई ऑफ मिक्सर क्या होता है? C ऑफ मिक्सर इंटू R इंटू T, ऐसा हो जाएगा फॉर्मूला। इसके लिए हमें क्या चाहिए? C मिक्स चाहिए पाई मिक्सर के लिए, C मिक्सर चाहिए ना। तो C मिक्सर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C मिक्सर का फॉर्मूला हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपन में V मिक्स, ओके। आई होप आसान सा टॉपिक है, ओके ओके। तो पाई मिक्सर कैसे निकालेंगे? C मिक्सर RT एंड C मिक्सर चाहिए, C मिक्सर C1 V1 प्लस C2 V2 अपन में V मिक्सर, यानी कि मोलारिटी वाला कांसेप्ट है। मोलारिटी का जो केस तो हम लोगों ने पढ़ा था, केसेस पढ़ा था सॉरी मिक्सर में नहीं। अगर केस तो अपने को इस तरीके से दे देखिए, जो दोनों सॉल्यूशन क्या हो रहे हैं? मिक्स हो रहे हैं। उसका अगर जो ऑस्मोटिक प्रेशर ही अपने को दे दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर 1 एंड वॉल्यूम 1, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर 2 है, वॉल्यूम 2, ये दोनों मिक्स होकर क्या बना दिया? पाई मिक्स, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर मिक्सर एंड V मिक्सर बना दिया। तो इसमें तो पाई मिक्स यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर मिक्सर का डायरेक्टली निकाल सकते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा? पाई 1 V1 प्लस पाई 2 V2 अपन में क्या हो जाएगा? V मिक्सर हो जाएगा, ओके ओके। तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी देख लिया हम लोगों ने, इस बार देखेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, ओके। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस के, ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस होती है, ओके। तो इधर मैंने लिख दिया डिफ्यूजन, इधर मैंने लिख दिया ऑस्मोसिस। सबसे पहले देखो, डिफ्यूजन में क्या? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं चाहिए, नो नीड ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। लेकिन ऑस्मोसिस के लिए क्या चाहिए? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए, है ना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए। दूसरा पॉइंट, इसमें देखो, इसमें फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ, डिफ्यूजन में क्या हो सकता है? फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ का हो सकता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट का भी फ्लो मॉलिक्यूल्स हो सकता है एंड फ्लो मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट का भी हो सकता है। लेकिन जो ऑस्मोसिस होता है इसमें फ्लो मॉलिक्यूल्स ओनली सॉल्वेंट का हो सकता है, ओके, फ्लो मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट ओनली। तो डिफ्यूजन होते हैं उसको स्टॉप एक बार होने के बाद स्टॉप नहीं कर सकता, ओके, नो स्टॉपिंग। लेकिन जो ऑस्मोसिस है उसमें हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करके या फिर रिवर्स ऑस्मोसिस अप्लाई करके किसी भी टाइम पे क्या कर सकते हैं? ऑस्मोसिस को स्टॉप कर सकते हैं। कैन बी स्टॉप एट एनी टाइम बाय अप्लाइंग ऑस्मोटिक प्रेशर, ओके। तो इस बार देखेंगे हम लोग फैंट हॉफ्स फैक्टर, फैंट हॉफ्स ऑफ फैक्टर, ओके। नेक्स्ट टॉपिक, फैंट ऑफ फैक्टर। इसको आई से डिनोट किया जाता है, फैंट ऑफ फैक्टर को आई से डिनोट किया जाता है, ओके। तो हम लोग देखते हैं जो सब्सटेंस होते हैं उस सब्सटेंस को हम लोग दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो डिवाइड कर सकते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स, ओके, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, क्या होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स? सब्सटेंस, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आर सब्सटेंसेस व्हिच डजंट डिसोसिएट और एसोसिएट, डिसोसिएट भी नहीं होता, एसोसिएट भी नहीं होता इन सॉल्यूशन, ओके। सॉल्यूशन में डिसोसिएट भी नहीं होता, एसोसिएट भी नहीं होता, उसको हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का एग्जांपल क्या हो जाएगा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का एग्जांपल हो जाएगा अपना ग्लूकोज, देन अपना सुक्रोज हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा? यूरिया हो जाएगा। इससे एग्जांपल याद रखना। और ये जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इसके लिए जो फैंट हॉफ का फैक्टर होते हैं वो हमेशा 1 होते हैं, ओके। आई हमेशा कितना होता है? 1 होते हैं। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स किसे बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं सब्सटेंसेस व्हिच आर डिसोसिएट और एसोसिएट इन द सॉल्यूशन, ओके। तो इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एसोसिएट या फिर डिसोसिएट होते हैं सॉल्यूशन में। तो इसके लिए क्या होते हैं? आई डिफाइंड होते हैं, आई इज डिफाइंड, ओके। फैंट ऑफ फैक्टर इसके लिए डिफाइंड होते हैं, किसके लिए? सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो इधर मान लो एक इस तरीके से NaCl क्या है? अपना सॉलिड स्टेट में है, ये डिसोसिएट होकर क्या बना देगा? वो सॉल्यूशन में Na प्लस प्लस Cl माइनस बना देगा, ओके ओके। तो इस बार देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। सबसे पहले इस बार देखो जो आई का वैल्यू होता है उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओके, यानी कि फैंट ऑफ फैक्टर को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फैंट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला देखने से पहले इधर हम लोग एक बात कर लेते हैं, NaCl की बात करते हैं। ये NaCl था, डिसोसिएट होकर क्या बना दिया? Na प्लस प्लस Cl माइनस बना दिया, ओके। तो इसका डेल्टा TF बिफोर द रिएक्शन देखो, डेल्टा टीवी कुछ एक्सपेक्टेड था, ओके, डेल्टा टीवी एक्सपेक्टेड और कैलकुलेट एक्सपेक्टेड और कैलकुलेट मान लो 2 केल्विन था। एंड इधर मान लो डेल्टा टीवी आफ्टर द रिएक्शन क्या हो गया? डेल्टा टीवी कितना निकल के आ गया? इसको मान लो कैलकुलेटेड ऑब्जर्व, उसे हम लोग बोलेंगे डेल्टा टीवी ऑब्जर्व, और क्या बोलेंगे? डेल्टा टीवी ऑब्जर्व और एक्सपेरिमेंटल
एक्सपेरिमेंट होने के बाद। ओके, तो ये मान लो 4 हो गया। तो ये डेल्टा टी भी हम लोग ने कोई सा भी क्या फैक्टर लिया, डेल्टा पी एफ भी ले सकते थे, पाई भी ले सकते थे, या फिर रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर भी ले सकते थे, कोई सा भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लिया ऐसे मान लो। ओके, तो आई का वैल्यू हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं कि नीचे कौन सा होगा, नीचे द वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेक्टेड और कैलकुलेटेड, एंड ऊपर क्या होगा, ऊपर होगा वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व। ओके, मैंने ऑब्जर्व लिख दिया, या फिर एक्सपेरिमेंटल भी हो सकता है। तो ये तो एक फॉर्मूला हो गया इसका, ये एक फॉर्मूला हो गया आई निकालने की एक और फॉर्मूला होते हैं। नीचे होगा द नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर रिएक्शन। ओके, बिफोर रिएक्शन है, बिफोर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन, एंड ऊपर क्या होगा द नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन। ये दो फॉर्मूला याद रखना है, आई निकालने का ये दो फॉर्मूला है। ओके, तो इस बार हम लोग कुछ रिएक्शन का आई निकाल लेते हैं। ओके, एग्जांपल के तौर पे आई निकालने से पहले, आई का एग्जांपल निकालने से पहले एक और इधर आई का फॉर्मूला देख लो, इसको बस याद रख लो, बाद में इसको एक्सप्लेन करके हम लोग करेंगे। ओके, तो इसको याद रख लो, जो नीचे होगा, ऊपर होगा नॉर्मल मोलर मास, नीचे होगा एबनॉर्मल मोलर मास। ओके, एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है वो हम लोग बाद में करेंगे। ओके, तो नॉर्मल मोलर मास का पता है, जो नॉर्मल मोलर मास होता है, फॉर्मूला मोलर मास होता है। ओके, जो हम लोग तार यूज करते हैं मोलर मास, जो कि नॉर्मल मोलर मास होते हैं। ओके, तो आई का एग्जाम आई निकालने से पहले अभी कुछ हम लोग बात पढ़ लेते हैं कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है या फिर डिग्री ऑफ एसोसिएशन और एसोसिएशन, इसको कैसे डिनोट किया जाता है, इसको अल्फा करके डिनोट किया जाता है। ओके, तो अल्फा परसेंटेज कैसे निकालते हैं, अल्फा का फ्रैक्शन यानी कि ये अल्फा इंटू 100। ओके, तो अल्फा का परसेंटेज निकालते हैं। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन। तो इस बार हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स को दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इसको दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में जो सब्सटेंस होगा वो फुल्ली डिसोसिएट या फिर एसोसिएट हो जाएगा। ओके, सब्सटेंस विल फुल्ली डिसोसिएट और एसोसिएट, यानी कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन या डिसोसिएशन क्या है, 1 के बराबर है। ओके, तो अल्फा का परसेंटेज कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ओके, तो बाकी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सब्सटेंस वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, कुछ सब्सटेंस which are not fully डिसोसिएट और एसोसिएट, यानी कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन होगा वो लेस देन 1 होगा, तो अल्फा का जो परसेंटेज होगा वो लेस देन 100% होगा। इसमें जो आई निकलता है, आई का फॉर्मूला अलग होता है। ओके, इसमें आई का फॉर्मूला अलग हो जाएगा, डिफरेंट फॉर्मूला। ओके, इसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में आई का जो डिसोसिएशन में फॉर्मूला अलग हो जाएगा, एसोसिएशन में फॉर्मूला अलग हो जाएगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में आई हम लोग ये 3 फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ओके, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में इसमें क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो अल्फा होगा वो 1 के बराबर नहीं होगा, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन होगा वो 1 से कम हो जाएगा, तो आई डिफरेंट निकलेगा ना। तो अभी दोनों में देखते हैं हम लोग आई निकालने का। सबसे पहले इसमें हम लोग आई निकालने की मान लो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। ओके, यह वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, NaCl किससे बन रहा है, Na प्लस Cl माइनस में फुली डिसॉल्व हो रहा है। तो इसमें अगर अपने को क्या आई चाहिए, तो ये सबसे पहले ये डिसोसिएशन रिएक्शन है। ओके, वो सब इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में डिपेंड नहीं करेगा, डिसोसिएशन हो या फिर एसोसिएशन हो। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला से निकालेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर रिएक्शन, बिफोर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन। नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन कितना है, 1। नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन कितना है, 1 + 1 2। तो आई किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा इस केस में। अभी इस केस में देख लो, AN डिसोसिएट होकर क्या बना रहा है, AN डिसोसिएट होकर बना रहा है Na। तो इसमें अगर आई पूछे कोई, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन कितना था, 1 था, आफ्टर डिसोसिएशन कितना है, N। तो आई किसके बराबर बन गया, N के बराबर बन गया। अभी इस केस में देखो, ये एसोसिएशन रिएक्शन है, Na क्या बना गया, AN। तो इसमें आई का वैल्यू कितना होगा, बिफोर डिसोसिएशन N था, आफ्टर डिसोसिएशन 1 हो गया। ओके, तो आई का वैल्यू 1/n हो जाएगा। ओके, लोगों ने नंबर ऑफ पार्टिकल्स के फॉर्मूले से किया। अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दिया होगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से कर लेंगे। कौन सा था, आई का वैल्यू क्या था, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू होगा एक्सपेक्टेड और कैलकुलेटेड नीचे होगा, है ना, एंड जो एक्सपेरिमेंटेड हुआ और जो ऑब्जर्व हुआ वो ऊपर होगा। ओके, तो इस बार वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर लेते हैं। आई का फॉर्मूला फॉर डिसोसिएशन आई का फॉर्मूला क्या होता है, AN बन गया Na में। ओके, तो इस केस में आई का फॉर्मूला जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 + n - 1 अल्फा। ओके, फॉर डिसोसिएशन हो गया, फॉर एसोसिएशन क्या फॉर्मूला हो जाएगा आई का, Na बन गया AN में। ओके, तो आई का फॉर्मूला जो हो जाएगा 1 प्लस, इसमें n की जगह पे 1/n हो जाएगा। ओके, 1/n - 1 अल्फा। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट हम लोग कुछ एग्जांपल से कर लेते हैं। ओके, आई निकालने की मान लो एक रिएक्शन दिया है कि A2 B3 क्या बना रहा है, 2A + 3 + 3B - 2 ये बना रहा है। ओके, तो इसमें अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया तब आई निकालने को बोल रहा है, एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया तब आई निकालने को बोल रहा है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स तब आई क्या हो जाएगा, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है तब तो आई डायरेक्टली निकाल जाएगा कितना, बिफोर रिएक्शन कितना नंबर पार्टिकल्स था 1, आफ्टर रिएक्शन 2 + 3 5, तो आई का वैल्यू 5 हो गया। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है तब क्या होगा, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है तब आई का वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, आई का 1 + n - 1 अल्फा। n कितना है, 1 + ओके ठीक है। ओके, 2 + 3 5 ही तो है ना n,
तो ये हो जाएगा 4 अल्फा, 1 + 4 अल्फा हो जाएगा अपना। देन एक और रिएक्शन देखो, 3A बन के क्या बन रहा है, A3 बन रहा है। इसमें अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, तब आई का वैल्यू क्या होता, आई का वैल्यू बिफोर रिएक्शन पार्टिकल 3 था, आफ्टर रिएक्शन 1 बन गया तो आई 1/3 बनता। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट होता तब क्या होता, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट होता तब आई का वैल्यू होता अपना 1+, ये कैसा रिएक्शन है, डिसोसिएशन रिएक्शन है या फिर एसोसिएशन रिएक्शन है, ये तो एसोसिएशन रिएक्शन है, तो 1/n करना पड़ेगा। एन का वैल्यू कितना है, 3 है, 1/3 माइनस 1 अल्फा हो जाएगा, यानी कि इसको अगर सॉल्व करें क्या हो जाएगा, -2/3 अल्फा। ओके, तो ये इसका 1 - 2 अल्फा/3 हो जाएगा आई का वैल्यू। एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा। ओके, तो इस बार बात करते हैं हम लोग मॉडिफाइड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की। मॉडिफाइड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए मॉडिफाइड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो मॉडिफाइड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज कुछ भी नहीं है, फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स लिख दो। फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स सबसे पहले लिमिटिंग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता था, काई 2 होता था। ओके, तो काई 2 इसमें क्या हो जाएगा, मॉडिफाई करने के बाद आई लगा दो आगे, यानी कि वेंट होप्स फैक्टर लगा दो आगे, बाकी का सेम ही होगा। दूसरा डेल्टा टीवी क्या होता था, डेल्टा टीवी ऐसे क्या होता था, मोलरिटी इंटू के बी होता था, इसमें आई लगाना पड़ेगा। ओके, वेंट होप्स फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आई के बी मोलरिटी। थर्ड डेल्टा टी एफ किस निकालेंगे, आई के एफ मोलरिटी। ओके, एंड फोर्थ जो पाई था, नॉर्मल पाई क्या था, पाई था CRT या फिर मोलरिटी इंटू आर इंटू टी, तो इसमें आगे आई लगाना पड़ेगा, आई CRT हो जाएगा। ओके, लेकिन देखो इधर अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें, फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आई का वैल्यू कितना होता है, आई का वैल्यू 1 होता है इसमें, तो सब फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग प्रोफेसर काई 2 के बराबर हो जाएगा, जो नॉर्मल था वही हो जाएगा ना सब में। डेल्टा टीवी का वैल्यू अगर बात करें तो के बी इंटू मोलरिटी, और डेल्टा टी एफ की अगर बात करें हम लोग के एफ इंटू मोलरिटी, ऐसा ही हो जाएगा। फॉर पाई की बात करें तो CRT हो जाएगा। ओके, तो इधर में अगर एग्जाम्पल के तौर पर एक बात बोलूँ, डेल्टा टी एफ मान लो निकालने को बोला है, डेल्टा टी बी निकालने को बोला है मान लो, एंड यह है 0.1 मोल ऑफ मोल नहीं, ओके, मोल मोलरिटी 1 0.1 मोल मैंने दिया एक बार NaCl और एक बार दे दिया मैंने 0.1 मोल यूरिया। तो इसका डेल्टा टीवी बताओ। ये देखो NaCl क्या होता है, मुझे पता है NaCl होता है क्या, इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो NaCl क्या बना देगा, NaCl बना देगा अपने को Na प्लस Cl-, तो इसमें आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये डिसोसिएशन रिएक्शन है, आई का वैल्यू बिफोर रिएक्शन पार्टिकल 1 आफ्टर रिएक्शन 2 है, तो 2 है आई का वैल्यू इसमें, इस केस में तो 2 इंटू डेल्टा टीवी आई इंटू के बी इंटू मोलरिटी 0.1, ये टोटल हो जाएगा अपना 0.2 के बी। ओके, लेकिन यूरिया क्या होता है, यूरिया एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट में डायरेक्टली क्या हो जाएगा, के बी इंटू 0.1 इंटू 0.1 के बी हो जाएगा। इसमें देखो, इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन है वो दोनों में सेम है, लेकिन एक क्या था इलेक्ट्रोलाइट था, इसी वजह से डेल्टा टीवी डिफरेंट आ गया, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट था, इसी वजह से डेल्टा टीवी डिफरेंट आ गया। ओके, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अपना कॉन्सेप्ट है एब्नॉर्मल मोलर मास। ओके, एब्नॉर्मल मोलर मास, तो हम लोगों ने वेंट होप का फैक्टर पढ़ ली, इसके बाद जो अपना कैसे निकालते हैं वेंट होप के फैक्टर उसको देख लिया एसोसिएशन डिसोसिएशन देख लिया। बेसिकली हम लोगों ने क्या लिखा, इलेक्ट्रोलाइट्स का भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ये सब देख लिया। इस बार देखो एब्नॉर्मल मोलर मास क्या होता है। एब्नॉर्मल मोलर मास बेसिकली मोलर मास ऑब्जर्व इन इलेक्ट्रोलाइट्स इन सॉल्यूशन। ओके, तो एब्नॉर्मल मोलर मास क्या होता है, एब्नॉर्मल मोलर मास होता है मोलर मास ऑब्जर्व्ड इन इलेक्ट्रोलाइट्स इन सॉल्यूशन। तो जो एब्नॉर्मल मोलर मास होती है उससे भी हम लोग क्या वेंट होप फैक्टर को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे, ये हम लोगों ने पढ़ाई है। ओके, नीचे एब्नॉर्मल मोलर मास होगा एंड ऊपर क्या होगा, ऊपर होगा अपना नॉर्मल मोलर मास। तो इस बार हम लोग देख लेते हैं फॉर डिसोसिएशन। तो इधर हम लोग डिसोसिएशन के लिए देखते हैं। डिसोसिएशन में क्या होता है, जो आई का फैक्टर होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, सबको पता है ये बात। एंड फॉर एसोसिएशन जो आई होता है वो लेस देन 1 होता है, ये बात भी पता है अपने को। तो जो नॉर्मल मोलर मास, तो नॉर्मल मोलर मास को हम सिंपली एम से लिखते हैं, एब्नॉर्मल मोलर मास को एम से लिखते हैं। ओके, वो ग्रेटर देन 1, तो एम जो नॉर्मल मोलर मास होगा वो एब्नॉर्मल मोलर मास से ज़्यादा होगा। ओके, इसमें सिमिलरली इसमें क्या होगा, नॉर्मल मोलर मास लेस देन 1 होगा। ओके, तो जो नॉर्मल मोलर मास होता है उससे एब्नॉर्मल मोलर मास ज़्यादा हो जाएगा। ओके, तो एब्नॉर्मल मोलर मास हम लोगों ने पढ़ा, इस बार हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मलिटी को। नॉर्मलिटी ये हम लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन में भी पढ़ा था, इधर भी पढ़ लेते हैं। ओके, नॉर्मलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो नॉर्मलिटी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। ओके, तो ये हो गया मेन नॉर्मलिटी का फॉर्मूला। इस बार आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे हम लोग, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने का ट्रिक है गिवन वेट होगा डिवाइड करना होगा किससे, इक्विवेलेंट मास से, गिवन मास अपन में इक्विवेलेंट मास। ओके, तो इस बार इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, फिर से एक और क्वेश्चन आ जाता है, इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे। इक्विवेलेंट मास निकालने का ट्रिक है इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास अपन में n फैक्टर। ओके, n फैक्टर। ओके, तो अगर हम लोग इसमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अगर गिवन वेट फिर आपके इक्विवेलेंट मास का अगर ये फॉर्मूला पुट करेंगे तो अपने को नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसके इक्वल मिलेगा, ये मिलेगा अपने को नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर के बराबर। ओके, नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर के बराबर मिल जाएगा। और फिर से अगर नॉर्मलिटी में हम लोग नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सॉल्यूट में ये फॉर्मूला पुट करेंगे इधर तो अपने को मिल जाएगा नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इनटू n फैक्टर। तो इन दो फॉर्मूला को भी ऐड करना, नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इनटू n फैक्टर, एंड अपना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, मोल्स इनटू n फैक्टर। इस बार क्वेश्चन आता है कि n फैक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे, तो डिफरेंट थिंग्स के लिए n फैक्टर अलग अलग होगा। ओके,
तो इधर मैं लिखता हूँ एन फैक्टर पर है इस बार हम लोग। ओके, तो इधर देखो, सबसे पहले एटम्स के लिए एन फैक्टर क्या हो जाता है, एटम्स के लिए एन फैक्टर क्या हो जाता है, उसका वैलेंसी ही एन फैक्टर हो जाता है। ओके, वैलेंसी क्या हो जाता है, एन फैक्टर हो जाता है। दूसरे नंबर पे फिर आता है आयंस के लिए, आयंस का जो चार्ज होगा उसका मैग्नीट्यूड है, आयंस के लिए एन फैक्टर हो जाता है। ओके, मैग्नीट्यूड का आयंस का मैग्नीट्यूड, चार्ज का मैग्नीट्यूड मतलब। थर्ड नंबर पे सॉल्ट के लिए, सॉल्ट में क्या होगा, एनायन होगा, कैटायन होगा, तो उसमें भी मैग्नीट्यूड और चार्ज ऑफ एनायन और कैटायन। ओके ओके, देन फोर्थ पे एटम्स पढ़ लिया, आयंस का पढ़ लिया, सॉल्ट का पढ़ लिया। इस बार अगर बेस है तो एसिडिसिटी, एसिडिसिटी और नंबर ऑफ OH माइनस रिलीज। ओके, और नंबर ऑफ H प्लस रिसीव्ड। अगर कोई बेस है तो देखो H प्लस मतलब एसिड को बताता है। ओके, तो NOH माइनस मतलब बेस बताता है। तो जितना OH माइनस रिलीज होगा इससे भी निकाल सकते हैं, जितना H प्लस रिसीव करेगा उससे भी बता सकते हैं, या फिर एसिडिसिटी से भी बता सकते हैं। ओके, सिमिलरली एसिड का क्या होगा, एसिड का होगा बेसिसिटी, बेसिसिटी और नंबर ऑफ H प्लस रिलीज। ओके, और नंबर ऑफ OH माइनस रिसीव्ड। ओके, ओके, एसिड का भी देख लिया। इस बार देखते हैं हम लोग सिक्स्थ, ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। सिंपली कहे तो सेवन रिडक्शन देख लेते हैं, तो नंबर ऑफ रिडक्शन में क्या होगा, एन फैक्टर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएगा। ओके, 8 नंबर पे अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन है तब क्या होगा देखते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज और ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हो गया कितना, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर का कितना डिक्रीज हो गया, वही एन फैक्टर को बताएगा। अभी कुछ इधर हम लोग एग्जांपल लेके समझते हैं। ओके, हम लोग एन फैक्टर देखते हैं। जब ऑक्सीजन ये एक एटम है, इसका वैलेंसी क्या होता है 2 होता है, तो इसमें एन फैक्टर 2 हो जाएगा। इसमें एन फैक्टर क्या होगा, जितना चार्ज प्रेजेंट है 3। ओके, इसमें एन फैक्टर क्या प्रेजेंट होगा, ये एक सॉल्ट है और इसमें कितना एनायन का चार्ज या फिर कैटायन का चार्ज क्यों एक ले लूंगा 3 हो जाएगा। तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा, इसमें H प्लस एसिड है, कितना हाइड्रोजन ये क्या कर रहा है, H प्लस लूज कर रहा है, कितना H प्लस लूज या फिर रिलीज कर रहा है 2, तो एन फैक्टर 2 हो जाएगा। इसमें कितना OH लूज कर रहा है, ये बेस 1, तो 1 हो जाएगा एन फैक्टर। इसमें एन फैक्टर कितना H प्लस OH माइनस रिलीज कर रहा है 2, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, तो इसमें एक एक्सेप्शन है, इसको देख लो, BOH 3। अगर कोई इस तरीके से एन फैक्टर क्या लग रहा है आप लोगों को 3 लग रहा है, लेकिन इसमें क्या होता है, एन फैक्टर ये एक एक्सेप्शन होता है, इसको बोरिक एसिड बोला जाता है। ओके, इसमें एक्सेप्शन क्या होता है, इसका जो एन फैक्टर होता है वो 1 होता है। ऐसा तो दिखने में 3 लग रहा है ना, लेकिन एन फैक्टर कितना है, 1 है। ओके, तो इस बार हम लोग नॉर्मलिटी इन मिक्सर्स देख लेते हैं एंड नॉर्मलिटी इन डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन देखते हैं। ओके, नॉर्मलिटी इन डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन। नॉर्मलिटी इन डाइल्यूशन या कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, N1V1 इक्वल टू N2V2 हो जाएगा। ओके, इस बार देखते हैं नॉर्मलिटी इन मिक्सर। इन मिक्सर अगर मिक्सर एसिड एसिड मिक्सर है तब क्या होगा, एसिड प्लस एसिड मिक्सर है, तब जो एन मिक्स आएगा नॉर्मलिटी मिक्सर, N एसिड 1 V एसिड 1 प्लस N एसिड 2 V मतलब वॉल्यूम ऑफ एसिड 2 में टोटल वॉल्यूम का मिक्सर। ओके ओके ओके, अगर बेस सॉल्यूशन हुआ तब क्या, बेस मिक्सर हुआ तब, अगर बेस मिक्सर है तो एन मिक्सर क्या आएगा, सेम आएगा, क्या आएगा NB1 VB1 प्लस NB2 VB2 में वॉल्यूम मिक्सर था। अगर एसिड प्लस बेस मिक्सर हो गया, ये एक्सेप्शन है। ओके, ये इस केस को ध्यान से, तब नॉर्मलिटी का मिक्सर क्या आएगा, तब नॉर्मलिटी का मिक्सर आएगा नॉर्मलिटी ऑफ एसिड वॉल्यूम ऑफ एसिड माइनस नॉर्मलिटी ऑफ बेस वॉल्यूम ऑफ बेस। इसको रखना है ओनली मैग्नीट्यूड के अंदर। ओके, मॉड्यूलस के अंदर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम मिक्स। ओके, तो इधर अपना ये चैप्टर खत्म होता है, सॉल्यूशन वाला चैप्टर। PY कुछ कर लेना, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, 1 शॉट के अंदर इस चैप्टर का बस खत्म कर दिया। ओके, थैंक यू एंड नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। गुड बाय।